और उनका बहुत बहुत बेचारों का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे डायरेक्टर का। उन्होंने बच्चों की तरह मुझे काम सिखाया और उसी फिल्म में फिर मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बना। तो अब नवाज भाई भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल करूँ। उस समय उनका वो स्ट्रगल चल ही रहा बहुत था। खतरनाक स्ट्रगल था उनका। अब मैं भी, मेरे पास भी काम नहीं है, भाई के पास भी काम नहीं है, तो हमारे लिए बहुत बुरा हो गया। 3 चीजें जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ क्या? 20 साल होने के बाद भी, तो मैं नए लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि भाई जो नई नई डायरेक्शन नए डायरेक्शन में आए हैं वो 3 चीजें फॉलो करें। एक तो उन्होंने बोला कि सॉरी बोलो अपने हिसाब से, बिल्कुल रिक्वेस्ट करके, मतलब सॉरी सर, सॉरी, ये लेनी चाहिए यार, ये तो तू थोड़ा इमोशनली कमजोर है। इमोशनली कमजोर लोगों का यहाँ पे अपने लोगों का कोई काम आजकल दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, मैं ग्रेजुएशन में साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज थी, लेंसेज की नॉलेज थी कि कौन से लेंस लगे हैं, ये सब की नॉलेज थी। तो पहले ही दिन मैंने, जबकि मैं बहुत लास्ट में असिस्टेंट था, तो उन्होंने मुझे, मेरा जो बॉस था सीनियर फर्स्ट एडी, उन्होंने मुझे क्लैप थमा दिया, शमास क्लैप दे। नवाज भाई ने बोला कि देखो भाई, मेरा भाई है ये मत सोचना, लेकिन अगर तुम्हारे काम का हुआ है, इसने अपना काम ठीक किया कुछ दिनों बाद सीखने के बाद में, तो आप रखना, वरना इसको चलता कर देना। जब मैंने टीवी किया क्राइम पेट्रोल, तो मैंने वहां पे 0 से स्टार्ट किया। मैं ही क्या, सारे भारत आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता होगा, बिकॉज आपने अभी एक इंट्रोडक्शन भी दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का भी, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले पाती बीच में अटक जाती हूँ। उनका इंट्रोडक्शन भी दिया, लेकिन उससे पहले मैं समाज नवाब सिद्दीकी को जानना चाहती हूँ कि डायरेक्टर, फिल्म मेकर की दुनिया में कैसे आपने कदम रखा। हेलो एवरीवन, द कुसुम राणा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। आज हमारे साथ में एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने सिनेमा को एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सोच बनाया। तो द कुसुम राणा शो में स्वागत है सर समाज नवाब सिद्दीकी जी का। थैंक यू कुसुम, मैं शमास नवाब सिद्दीकी। मेरा बहुत बड़ा, मतलब आपने कार्ड दिया है अपने ब्रॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एक्चुअली मेरा पहला ब्रॉडकास्ट है। मैं नहीं आ रहा था, मुझे बहुत सारे ऑफर आते थे भाई के, जैसे नवाज का भाई भी हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ब्रदर हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरी बहुत सारी फिल्म्स फेस्टिवल्स में गई हैं, उसके साथ में कमर्शियल फिल्म बनाई है बोले चूड़ियाँ। तो मुझे बहुत ऑफर आते थे कि यार ब्रॉडकास्ट कर लो, ब्रॉडकास्ट कर लो, बट मैं नहीं करता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत आर्टिफिशियल टाइप की हो जाती हैं। जब आपने मुझे मैसेज किया तो मैंने पहले आपकी इंस्टा पे जा करके देखा कि आप किस तरह का ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो मैंने देखा कि अरे यार बहुत ही सिंप्लिसिटी है यहाँ, तो हम भी सिंपल लोग हैं। तो मैंने एकदम आपका जो है वो ऑफर एक्सेप्ट किया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे 100% जाना चाहिए, क्योंकि वो जो वेवलेंथ होती है वो मैच होने वाली मुझे लग रही थी वहाँ पे, कि सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी इज इक्वल टू सिंप्लिसिटी स्क्वायर, वो टाइप का मुझे लगा। ओके। हाँ, तो सर मतलब मैं ही क्या, सारे भारत आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता होगा, बिकॉज आपने अभी एक इंट्रोडक्शन भी दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का भी, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले पाती हूँ बीच बीच में अटक जाती हूँ। उनका इंट्रोडक्शन भी दिया, लेकिन उससे पहले मैं समाज नवाब सिद्दीकी को जानना चाहती हूँ कि डायरेक्टर, फिल्म मेकर की दुनिया में कैसे आपने कदम रखा। देखिए, मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा था देहरादून में, तो नवाज भाई जाते रहते थे वहाँ पे। नवाज भाई का भी उस वक्त बहुत स्ट्रगल था। ये बात है 2000 के आसपास की। तो नवाज भाई ने मेरी पर्सनल डायरी में देखा कि मैं कुछ लिखता हूँ, कहानियाँ वानियाँ, तो उनको लगा कि नहीं, बंदा थोड़ा इस लाइन में आने के लिए उत्सुक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मुझे उस वक्त पे एडिटिंग बड़ी अच्छी लगती थी कि यार एडिटिंग करना है। तो खैर मैं 2004 में बॉम्बे आ गया, नवाज भाई के साथ रहने लगा। अब एडिटिंग में तो नहीं, तब आकर के पता लगा नहीं यार, कुछ और कहीं और दिमाग जा रहा है। तो नवाज भाई के एक दोस्त थे अदीप सिंह, नवाज भाई ने मुझे वहाँ छोड़ दिया अदीप सिंह के पास एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। अब जब नवाज भाई ने उनके पास में छोड़ा, ओशिवारा में यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे ऑफिस था। तो नवाज भाई ने बोला कि देखो भाई, मेरा भाई है ये मत सोचना, लेकिन अगर तुम्हारे काम का हुआ है, इसने अपना काम ठीक किया कुछ दिनों बाद सीखने के बाद में, तो आप रखना, वरना इसको चलता कर देना। अब हम तो खैर नया जोश लेके आए थे, और ऊपर वाले का करम या जो भी सोचो, माँ बाप का आशीर्वाद, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनके साथ। तो ऑफिस में फिल्म शूट होने के पहले 2 महीना हम लोग ऑफिस में रहे, तो 2 महीने में ही इम्प्रेस हो गए डायरेक्टर साहब अदीप सिंह। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बंदा काम का है। तो अब फिल्म के शूट पे गए, फिल्म थी अधर्म।
राहुल देव, नवाज भाई, शिल्पा शिरोडकर, ये उसमें थे। एक रॉकी खन्ना थे, उनका इंट्रोडक्शन था फिल्म में। तो पहले ही दिन अच्छा, मैं ग्रेजुएशन में साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज थी, लेंसेज की नॉलेज थी कि कौन से लेंस लगे हैं, ये सब की नॉलेज थी। तो पहले ही दिन मैंने, जबकि मैं बहुत लास्ट में असिस्टेंट था, तो उन्होंने मुझे, मेरा जो बॉस था सीनियर फर्स्ट एडी, उन्होंने मुझे क्लैप थमा दिया, शमास क्लैप दे। तो अपना क्लैप देने लगे। तो केवी आनंद करके साउथ के बहुत बड़े डीओपी थे, वो बहुत गुस्से वाले भी, साउथ के डीओपी थोड़े अपने उसमें रहते हैं ना, उनको कोई भी इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करते कि जो जिसमें टाइम लगे या टाइम वेस्ट करे। क्योंकि पहले क्या था, वो मैं बात बता रहा हूँ आपको 2004 की, तो उस वक्त पे डिजिटल नहीं था, कैमरों में वो रील चलती थी, खर्र ऐसे आवाज आती थी, 4.5 मिनट का एक रोल खत्म हो जाता था। तो फिर चेंज करके शॉट चेंज करो, है ना। तो अब क्लैप देने में अगर आप टाइम लगा दोगे, तो इसलिए वो जो क्लैप बॉय होता था ना, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसकी बहुत ही ज्यादा मतलब डिमांड होती थी। अब हमने तो वही काम पकड़ लिया, मुझे उसने इनकरेज कर दिया, वही काम पकड़ लिया कि चलो यार क्लैप दे के देखते हैं। साइलेंट क्लैप था, फेस पे देके, इतना लेंस लगा था 80 mm का, जाने कितना, तो उसमें क्लैप देके हटना था। तो चलो 1-2 क्लैप सही दे दिए, तो कॉन्फिडेंस और आ गया। जब टॉकी पोर्शन आया, तो टॉकी पोर्शन में सीन 23 टेक 2, है ना, शॉट 1 टेक 2 करके जो हटाओ, तो वो चौक गिरी। एक क्षमा देशपांडे थी, एक्ट्रेस हैं, बड़ी फेमस हैं, मराठी एक्ट्रेस हैं, तो उनकी आंख में गिरा। अब उनको भी बेचारों को पता, एक्टर बड़े सपोर्ट करते हैं इस बात उसमें, तो उनको भी पता लगा कि बंदा ये नया नया आया है, और उन्होंने अपनी चलो आंखें वाखें ठीक की। तो डायरेक्टर भाप गए ये बात, तो उन्होंने मुझे पास में बुलाया, कहने लगे बेटा देख ऐसे नहीं करते हैं, वो चौक का डस्ट उड़ के उनकी आंख में गिर गई है, तो कभी भी जब क्लैप पे चौक से लिखो ऐसे करके उड़ा दो। तो खैर हमने सेकंड टाइम दिया तो ठीक। उसके बाद में शिफ्टिंग हुई, मड आइलैंड में शूट चल रहा था, फिर शिफ्टिंग हो गया, हम लोग चले गए सोफाया कॉलेज टाउन में। वहां पे नम्रता शिरोडकर का शॉट था, उस वक्त पे उनका बड़ा नाम था। तो अब ऐसे ही ECU था, एक्सट्रीम क्लोजअप, आंखों का क्लोज था। तो मुझे तो पता लगा था कि कितने mm का लेंस लगा है, मैग्निफिकेशन मुझे पता है कि ये इतना है, तो लेंस जो है वो इतना ही मुझे क्लैप दिखाना कट करते यूं करके, हाँ, वो वाला। तो फिर अब मैंने ऐसे लाना था, और वो सेम मेरे को प्रॉब्लम हुई, मैंने जो जॉ था उसका वो ज्यादा तेज दबा रहा, ठक, DOP भड़क गया, मेरे गाली दी उसने, यू बास्टर्ड, आउट। एक मतलब उनका बोलना यह था कि एक ही दिन में सीख लोगे क्या सारा काम। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ, और नर्वस होकर मैं साइड में जाके बैठ गया। जो मेरा सीनियर था, मेरा जो फर्स्ट एडी विनय वाईकुल, अभी बहुत बड़ा नाम है उनका, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, PK और पता नहीं कौन, स्वदेश। तो उन्होंने मुझे समझाया कि शमास यार देख ऐसे होता है, मेरी गलती है, मुझे तुझे बताना चाहिए था पहले। तो मेरा जो नर्वसनेस थी वो खत्म हो गई, तो भाई मेरा मतलब अपनी गलती बता रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो खैर मैं फिर गया, फिर देना था, फिर गड़बड़ हो गई, फिर डांटा, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही हुआ वापस से। वो उसका साउंड का पता नहीं लगता ना, जोश उम्र थी एकदम, जोश रहता है ना, ठक से दबा, तो वो एक्ट्रेस ऐसे हुई, तो शॉट खराब हो गया। प्रोड्यूसर भी सेट पे था, तो उनको लगता है ना कि यार ये प्रोड्यूसर के सामने जो स्टॉक है ना, रील जो चल रही है वो खराब नहीं होनी चाहिए, और मैं खराब कर रहा था वो रील। तो उन्होंने फिर से मुझे डांटा। अब लंच के टाइम पे मैं नर्वस हो गया, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ उनको, मेरी टीम को, मेरे डायरेक्टर को। तो उन्होंने बोला कि यार बंदा कहाँ चला गया यार, दिख नहीं रहा है। हमारा खाना वाना डायरेक्शन टीम का डायरेक्टर के साथ में होता है, वहाँ पे मैं दिख नहीं रहा हूँ। तो उसने बेचारे ने बुलाया कि शमास आ ये वो। फिर उसने मुझे एक चीज़ बताई, 3 चीज़ें जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ 20 साल होने के बाद भी। तो मैं नए लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि भाई जो नए डायरेक्शन में आए हैं वो 3 चीज़ें फॉलो करें। एक तो उन्होंने बोला कि सॉरी बोलो अपने हिसाब से, बिल्कुल रिक्वेस्ट करके, मतलब सॉरी सर, सॉरी, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने गलती कर दी तो आप ऐसे, आप डायरेक्टर बनने वाले हो यार, टीम लीड करोगे आप, 250, 300, 400 लोगों को लीड करने वाले हो आप, कैप्टन, शिप के कैप्टन बनने वाले हो आप, बड़े बड़े एक्टर्स को डायरेक्ट करोगे, तो आपका ये रवैया नहीं चलेगा, है ना। तो उन्होंने ये सिखाया। दूसरा बोला कि कॉमन सेंस, पहले आप सेंस का इस्तेमाल करो कि क्या अच्छा डायरेक्टर हो, आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ऐसे नहीं बिना सोचे आपने कुछ भी जाके बोल दिया, बिना सोचे आपने जाके कुछ भी कर दिया,
पहले सोचो। तीसरा उसने बोला कि आप जो है फ्रेम में रहो, चाहे जितनी गलती हो जाए, पीछे बैक फुट पे मत जाओ। बैक फुट पे चले गए तो आप बैक फुट पे ही चले गए, आपको लोग एकदम कमजोरी पकड़ लेंगे, यार ये तो थोड़ा इमोशनली कमजोर है। इमोशनली कमजोर लोगों का यहाँ पे अपने लोगों का कोई काम नहीं, आजकल दुनिया में है ही नहीं। और स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि आपका इमोशनल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वो 3 चीजें मैं आज भी फॉलो करता हूँ और उनका बहुत बहुत बेचारों का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे डायरेक्टर का। उन्होंने बच्चों की तरह मुझे काम सिखाया और उसी फिल्म में फिर मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बना। मतलब पहली फिल्म में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बना, फिर खैर 2-3 फिल्में की, पैसे नहीं मिलते थे। हाँ, इस फिल्म के साथ में किस्सा है, मुझे पहली बार इस फिल्म में पर डे मिलता था, पहले पेमेंट असिस्टेंट को भी मुझे 1200 रुपये मिले। तो मैंने अपनी अम्मी को फोन, अम्मी रहती थी बॉम्बे और अपने पास में तो मोबाइल था नहीं, STD PCO से फ़ोन करने में मैंने 900 रुपये उनको फ़ोन करने में खर्च कर दिए थे, पहले दिन की जो मेरी कमाई थी। तो एक हाईलाइट हुई। फिर ये है कि उसके बाद में 2-3 फिल्में और असिस्ट की, पैसे नहीं मिलते थे। तो अब नवाज भाई भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल करूँ। उस समय उनका वो स्ट्रगल चल ही रहा था, बहुत खतरनाक स्ट्रगल था उनका, पीक पे था उनका स्ट्रगल। ये बात बता रहा हूँ मैं 2004 की। 2004 हाँ। तो अब मैं भी आ गया, है ना। शुरू में तो चलो मुझे वो फिल्म जब तक बनी ठीक है, मिलते रहे पैसे, लेकिन उसके बाद में अब मैं भी, मेरे पास भी काम नहीं है, भाई के पास भी काम नहीं है, तो हमारे लिए बहुत बुरा हो गया। तो उन्होंने मुझे एक अच्छी सलाह दी, कहना कि शमात, मैंने सुना है टीवी में बहुत असिस्टेंट्स को पैसा मिलता है, तो टीवी में चला जा और वहाँ पे जाके कर। तो मैं टीवी में चला गया। अब मैं फिल्म में चीफ असिस्टेंट रिटायर्ड हुआ। जब मैंने टीवी किया, क्राइम पेट्रोल सिनेविस्टा का शो था, सोनी पे आता था, अभी भी आता है क्राइम पेट्रोल, लेकिन मैं फर्स्ट सीजन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। TCR लिखते हैं ना, इसमें चलती TCR चलता है, टाइम कोड रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने TCR से शुरू किया, 0 से, मतलब पहले CD से स्टार्ट किया। होते होते डायरेक्टर्स को इतना लगा, क्राइम पेट्रोल को 4-5 डायरेक्टर्स वो करते थे, डायरेक्ट करते थे। अंशुमन सिंह, नितिन कक्कड़, इंद्रनील गोस्वामी, उनका बड़ा नाम, बाद में बड़ा नाम हो गया उनका। जैसे इंद्रनील गोस्वामी नेशनल अवार्ड डायरेक्टर थे, और नितिन कक्कड़ जिन्होंने फिल्मिस्तान बनाई, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, तो मुझे बड़ा पसंद करने लगे थे। वो मेन हाउस था। अब चलो होते 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 फिर मैं टीवी मैंने असिस्ट किया 2005-06, 2 साल। 7 में मुझे चांस मिल गया, मैं डायरेक्ट करने का। मैं इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था मैं कि शूट पे से आए, कांजूर मार्ग में स्टूडियो था, सिनेविस्टा स्टूडियो, और उनका ऑफिस था बैंड्रा में। तो हम लोग इतनी मेहनत करते थे, मैं और मेरा दोस्त, के भाई शूट करके आके, टीवी में तो अंधाधुन शूट होता था। उस वक्त पे भी तो थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं, है ना। टाइमलाइन सेट की है लोगों ने कि भाई इतने घंटे की शिफ्ट है, तब कोई शिफ्ट नहीं थी। 9 to 10 की शिफ्ट का मतलब होता था 9 बजे सुबह से आप काम कर रहे हो और रात के 12-1 बजे तक करना है आपको। तो उन्होंने, हम लोग वहाँ से टेप लेके आते थे, फिर एडिट करवाते थे बैठ के, फिर रात में वहीं पे प्रोड्यूसर्स को पता लगा, जो प्रेम किशन है और तो उनको पता लगा कि यार बंदा बड़ा मेहनती है। तो उन्होंने अपने स्टूडियो में ही बोला अपने बंदों को कि यार इसको एक छोटा सा स्पेस दे दो जहाँ पे रात में सो सके। तो उन्होंने वो स्पेस दिया, रात में सोते थे वहीं पे, तैयार हुए, चेंज हुए, बैग पैक डाला, अपना निकल गए सुबह शूट पे वहीं से ही। तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि फिर जब एक जी नेक्स्ट चैनल शुरू हुआ था 2007 में, तो डायरेक्टर ने वो शो छोड़ दिया। तो डायरेक्टर ने शो छोड़ा तो सारे लोगों ने एकदम नाम मेरा सजेस्ट किया प्रोड्यूसर को कि भाई ये बंदा तो सारा तो यही देख रहा है, इसी से डायरेक्ट कराओ ना, इसको चांस दो। तो और उस वक्त पे जो वो एक्टरों ने जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ना, मेरा नाम आज की डेट में टॉप पे है, टीवी में भी, फिल्म में भी। रवि दुबे, हाँ, अच्छा, कृतिका कामरा, देखो कितनी बड़ी जगह, ऋतुराज सिंह। तो रवि दुबे और कृतिका कामरा, मतलब इन लोगों ने, उस कृतिका कामरा की तो शुरुआत, पहला शो था वो, रवि दुबे का तो दूसरा तीसरा शो था, लेकिन ये लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं उस शो का डायरेक्टर बन गया। अच्छा, डायरेक्टर बन गया, कुछ पॉलिटिक्स भी होती हैं, तो कुछ दिन करने के बाद में, 2-3 महीने करने के बाद में मुझे चैनल ने हटा दिया। मेरा मैं फिल्म मेकिंग सीख के आया था ना, तो मेरे दिमाग में तो फिल्म्स रहती थी, भाई क्लोज कहाँ लगेगा वो हमें पता होता है फिल्म मेकर्स को, बट टीवी में क्लोज चाहिए होते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों चाहिए होते हैं, बट टीवी पे हम फिल्म भी तो देखते हैं,
वहां तो हम बोलते नहीं है कि यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं आया, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आती, तो मुझे टीवी सीखना भी नहीं था। मुझे ठीक है मैं डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे फिल्म मेकिंग का ही मेरी स्कूलिंग हुई है ना। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो मेरी अक्सर चैनल या प्रोड्यूसर से बात बिगड़ जाती थी कि ये क्लोज क्यों नहीं दिया डायरेक्टर ने यहाँ पे। मैंने कहा यार हम मेरा ये एक्सक्यूज रहता था कि हम जो है फिल्म भी तो टीवी पे देखते हैं, ये क्यों नहीं देख सकते, कि नहीं वो चैनल की डिमांड होती है, चैनल की डिमांड होती है। तो खैर जब मुझे शो से हटाया और 15 दिन घर पे बैठा, तो उन्होंने फिर मुझे एक्टर्स ने वहाँ पे मतलब उनको मज़ा नहीं आया दूसरे डायरेक्टरों के साथ काम करके। उन्होंने फजता कर दिया प्रोड्यूसर का कि यार कुछ भी हो उसी डायरेक्टर को बुलाओ। एक तो मैं उनके हम उम्र था, है ना, और हमारा इस तरह का था हिसाब के रवि दुबे, कृतिका, एक तोरल राजपुत्रा हैं, उन्होंने उतरन कौन सा शो किया है ना, बड़ा बड़ी नाम है उनका भी, है ना। ऋतुराज सिंह, अभी ऋतुराज सिंह तो दुनिया में नहीं रहे, बड़े एक्टर थे, शाहरुख के दोस्त थे, शाहरुख साहब के। तो हम लोग क्या करते थे, सिनेविस्टा स्टूडियो से अपना गाड़ी में बैठे, कभी उसकी रवि की स्टीम थी, रवि की एस्टीम कार थी रवि दुबे की, चले गए, रात भर घूमते रहे टाउन में, आए स्टूडियो, वापस आए, शूट करने लगे। तो उम्र थी, अपना एनर्जी फुल थी। तो वो लोगों के साथ में मेरा इस तरह का एसोसिएशन था, इतना समझते थे वो कि अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो कृतिका कामरा ने तो मुझे असिस्ट किया है शो में। उसका शो का नाम था यहाँ के हम सिकंदर। तो इतने अच्छे थे वो लोग कि मुझे सपोर्ट करते गए और मैं काम करता गया, अच्छा लगता गया लोगों को मेरा काम। स्टोरी टेलिंग मेरी उनको समझ में आती थी, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी भी आप खुद ही नहीं, स्टोरी के लिए तो राइटर थे, एक बड़े राइटर थे, लेकिन स्टोरी टेलिंग, उसकी स्टोरी का कहने का तरीका मेरा बड़ा अच्छा था, है ना। जो उन लोगों के बकौल मुझे पता लगता था कि भाई आप बहुत अच्छे से बोल देते हो कहानी। वो डायरेक्टर को वही होता है, कहानी अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, है ना। शॉर्ट्स तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, शॉर्ट तो मेरे से अच्छे शॉर्ट तो स्पॉट बॉय लगा लेगा, है ना। वो काम डीओपी का है ना, शॉर्ट लगाने। मेरा काम है मेरे एक्टर्स को डायरेक्ट करना, उनको समझाना और मुझे अपनी कहानी को कन्वे करना जो राइटर ने लिखी है। तो उनको इतना पसंद आया कि मुझे चैनल, जो स्टूडियो थे, जो प्रोडक्शन हाउस था सिनेविस्टा, उसने मुझे दूसरा शो दिया उसी के साथ में। उसी का शो था विवाह। चलो फिर वो चैनल बंद हो गया, जी नेक्स्ट, यहाँ के हम सिकंदर शो बंद हो गया। तो मैं विवाह कर रहा था जी का शो, फिर उन्होंने मुझे एक और शो दिया, कौन सा है ना, उसमें श्वेता तिवारी थी, याद आ जाएगा, कलर्स का शो था, तो वो दिया। मतलब मुझे उनकी नज़रों में मैं अच्छा डायरेक्टर हो गया, है ना। तो खैर अच्छे डायरेक्टर हो गया, काम मिलता रहा। मैंने चलो सिनेविस्टा से अभी बाहर निकला जाए, इनके 4 शो कर लिए मैंने। तो मैंने जिस भी प्रोड्यूसर के साथ में काम किया है, मैंने 3 4 शो किए उनके। फिर मैं चला गया शाकुंतलम एक प्रोडक्शन हाउस है, उनके बहुत बड़े बड़े शोज आते थे। लाडो था उनका, लाडो फेमस था एक टाइम पे शो। तो मेरे से उन्होंने कई सारे शो कराए। फिर आगे गया, धीरज कुमार के यहाँ पे आया, क्रिएटिव आई, मन में है विश्वास और बेटियां, और काफी सारे शोज किए। तो इस तरह करके मैंने टीवी किया 2012 तक। तो सन 2012 आते आते मैं टीवी का बड़ा डायरेक्टर बन गया। वो मतलब शो सेट करने लगा मैं, कि शो सेट करो, अपने असिस्टेंट्स को दो, आगे शो करो, और पैसा बहुत मिलता था। इसी बीच में नवाज भाई का भी अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने जैसे बायोग्राफी में भी बोला है मेरे बारे में, उन्होंने इंटरव्यूज में बोला कि शमाज आ गया था तो मैं उस तरह का काम नहीं पकड़ता था फिर पैसे के लिए, मुझे जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि अपना किचन अच्छा चलने लगा था, मैं डायरेक्टर बन गया तो अपना चीजें अच्छी होने लगी थी। तो उनको फिर बड़ा कि नहीं यार अब करूंगा तो अपनी मर्जी का काम करूंगा। वो तो अपनी मर्जी के, आज भी अपनी मर्जी के हैं, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते काम, क्योंकि काम की वजह से तो लेकर के वो फेमस है। हम लोग अपने काम को लेकर तो फेमस होते हैं ना, हम कोई भाई बड़े उसके माँ बाप के बेटे थोड़ी हैं कि हमें कोई लोग पहचानेंगे कि उसका बेटा है, उसका भाई, नहीं, हम इसलिए पहचानते हैं कि हमारा काम अच्छा। 2013 में 12 में जब नवाज भाई की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई, तो तब मैंने टीवी छोड़ दिया पूरा फुल एकदम। और उस वक्त में मैं टीवी में पीक पे था। फिर ऐसा डिसीजन क्यों? क्योंकि फिल्में करनी थी ना। अब नवाज भाई का हो गया, अच्छा हो गया नाम, तो भाई ये था कि नवाज, हम अपनी फैमिली में कोई बंदा बड़ा एकदम उसका करियर शुरू हुआ है बड़े लेवल पे, तो सब फैमिली वाले फिर सपोर्ट करते हैं, है ना। हाँ,
सबने सपोर्ट किया नवाज भाई को। मैं नवाज भाई के साथ में रहता था तो मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई कि नहीं अब यार इसका करियर को संभाल के रखना है। तो क्योंकि घर पे एक बन जाए तो हाँ, पूरी फिर वो फैमिली बहुत बन जाती फैमिली है। बन जाती है। यही होता है ना हमारे नॉर्थ में, तो यही रहता है कि भाई बड़े को कामयाब कर दिया माँ बाप ने और फिर क्या अच्छा अब तू सबको करना। लेकिन वो जो सब है ना उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो बड़ा बना है उसको संभाल के रखना है ना। कोई हम लोग उनको ना, ठीक है नवाज भाई को एक्टिंग आती है और उसमें मास्टर हैं, लेकिन इसके अलावा बिजनेस बाकी चीजें, तो वो मैं देखने लगा फिर। तो मैंने कई साल देखा हो कि उस जगह पे भी अपना कोई बंदा चाहिए। हाँ, अगर आप बिल्कुल, कामयाब हो बिल्कुल। जाते हो ना और आपके पास कोई अपना हाँ, नहीं है तो फिर किस चीज का। अब देखो मैं आपको बताऊं, हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं लोग कि यार नेपोटिज्म नहीं, वो नेपोटिज्म नहीं होता है। वो होता है कि अपने बंदे को संभाल के रखना। वो देखो घर वालों से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता, है ना। ये यार दोस्त ठीक है, यार दोस्त होते हैं, लेकिन किसके दिल में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, है ना। घर वालों का क्या होता है, उनको पता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, तो उनको पता है कि अब इसको संभालना मेरी जिम्मेदारी। तो मैंने वही किया, मैंने अपने करियर पीक पे जो करियर था छोड़ दिया, नवाज भाई को संभालने लगा। वहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी थी, है ना, कि भाई सक्सेस हो गया है भाई, अब चलो इसको संभालो, इसको नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचाओ और फिर अपना शुरू करो, है ना। वही किया मैंने कि 2012, 13, 14 3 साल तक जमा के दबा के मैंने उनके साथ में 24 आवर में से मतलब 22 आवर्स में रहा हूँ साथ में। अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर हैं और वो तो ये भी बोलने लगे थे कि भाई ये तो इनका तो मियाँ बीवी का रिश्ता है, दोनों भाई जो है बस बेड पे नहीं सोते वरना तो बाकी सब चीजें हैं इनकी, इस तरह का था। लेकिन 2015 में फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, मियाँ का लाल, नवाज भाई ने प्रोड्यूस की थी वो। उसका भी एक अलग किस्सा था। मेरे प्रोड्यूसर थे, जब मैं वो फुटेज लेके आया, फिल्म बना के आया, शॉर्ट फिल्म अपने गांव में बुढ़ाना, तो नवाज भाई को बड़ी अच्छी लगी, कहने लगे यार ये प्रोड्यूसर्स का पैसा वापस कर दे, मैं प्रोड्यूस करूंगा। अपना नाम दे दिया उन्होंने। सच में? हाँ, तो उनका पैसा वापस क्या, प्रोड्यूसर अलग होते हैं, डायरेक्टर अलग होते हैं। जो पैसा लगाते हैं उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। हाँ, और जो डायरेक्ट करता है, जो डायरेक्ट करता है वो है डायरेक्टर। तो अब खैर वो फिल्म जो है कांस में गई और बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स उसने कवर किए। मतलब इतने फेस्टिवल कवर किए कि मेरे पास में पासपोर्ट नहीं था मेरा, और जब पासपोर्ट बना तो उस पर 36 देशों की वीजाएं थी। उस फिल्म के को लेकर के मैं 36 कंट्रीज घूमा उस फिल्म की वजह से। हाँ, एक शॉर्ट फिल्म है, लेकिन देखो कहाँ उसने आप गूगल पे देखेंगे उस फिल्म को, मियाँ का लाल। हाँ, इतने सारे फेस्टिवल्स उसने कवर किए, उसने जो इज्जत दी, उसने जो नाम दिया, तो वो जो टीवी जो किया था ना इतने साल, वो दिमाग में से निकल गया कि नहीं चलो ठीक है यार मैं फिल्म मेकर हूँ। फिर खैर चलती रही चीजें, उसके साथ में नवाज भाई का काम देखना बदस्तूर जारी रहा। फिर 2019 में जाकर के मैंने फीचर फिल्म डायरेक्ट की, बोले चूड़िया। नवाज भाई हैं उसमें, तमन्ना भाटिया, राजपाल यादव, आदित्य श्रीवास्तव, कबीर दुहान सिंह, अच्छी कास्ट है। तो फिल्म अभी रुकी है क्योंकि उसमें 5-6 दिन का काम बाकी है। तो खैर देखते हैं क्या होगा। वो प्रोड्यूसर, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर के हाथ में। हमने कर दिया जो अपना काम करना। तो उस फिल्म की कहानी मैंने लिखी है और मेरा नवाज भाई का एक दोस्त है जय हिंद कुमार, तो हम 2 लोगों ने लिखी है। तो ये मेरी फिल्म जर्नी है। और अभी भी क्या है कि मेरी साल 2 फिल्में फिल्म फेयर में फाइनलिस्ट में थी 2025 में, 0 किलोमीटर और गुड फॉर नथिंग। तो मतलब वो मैंने एक चीज सीखी नवाज भाई के साथ रह गए। सब कुछ सीखा तो हालांकि उन्हीं के साथ में रह गए। एक चीज सबसे अच्छी सीखी है कि अपनी छोटी चीज को बड़ा कैसे बनाना है। नवाज भाई के अगर आप देखो तो उन्होंने सरफरोश में छोटा सा रोल किया है ना, 40-45 सेकंड का रोल है। शूल में तो 12-13 सेकंड का रोल है। मनोज वाजपेयी, रवीना टंडन जब डाइनिंग उस पर बैठे हैं, अपना खाना रेस्टोरेंट में आते हैं, तो नवाज भाई बोलते हैं, ट्रे लेके आते हैं, साहब क्या चाहिए, सिर्फ इतना सा डायलॉग, ठीक है। सरफरोश में देखो आप, है ना, छोटा सा रोल 45 सेकंड, लेकिन नवाज भाई ने अपनी कला से, अपने खूबसूरती से उस कैरेक्टर को कैसे निखार दिया और वो कैसे लोगों की नजरों में आ गया। तो वो जो कला होती है ना, उसकी वो कला आनी चाहिए। हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनमें वो कला नहीं होती है कि अपने टैलेंट को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करें। वो नवाज भाई से सीखा मैंने।
कि छोटी चीज को बड़ा कैसे बनाना है ना। और काम की नफासत, मैं आपको बताऊं, बोले चूड़े के बाद में मैंने अभी तक कोई फीचर फिल्म डायरेक्ट नहीं की। मुझे ऑफर आया, मैंने फिल्म में साइनिंग वापस कर दी 2 फिल्मों की, ठीक है, और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे जो लेके आए थे, वो एक्टर भी अच्छे खासे थे, बट नहीं, काम नफासत का करना है, घर बैठ जाएंगे। नवाज का भाई हूं ना मैं भी, उनके साथ में ट्रेंड हुआ हूं ना, तो उनकी जैसी चीजें मेरे अंदर भी हैं बहुत सारी। कि तो करना है तो बढ़िया करना है, अच्छा काम तो करो, बढ़िया करो, जो लोगों को नोटिस हो, है ना। वरना बैठ जाओ, लोग काम करने वालों की कमी थोड़ी है। और पैसा कमाने तो बहुत सारे तरीके हैं ना पैसा कमाने के, है ना। यहाँ पे आके क्रिएटिव फील्ड में आके काम खराब करके पैसा कमाने का मतलब नहीं, है ना। तो खैर, मैं अभी 4-5 साल में मैंने बहुत सारी 3 फिल्में छोड़ी हैं। मेरी लाइफ के पहले डायरेक्टर हो जिनको मैं फेस टू फेस वो कर रही हूं। अरे तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, वो तो होनी चाहिए, क्योंकि देखो भाई, एक्सपीरियंस होता है लोगों को। हमने भी ऐसे लिया एक्सपीरियंस, जब हम लोगों के साथ में रहते थे तो ये सोचते थे इस डायरेक्टर के साथ में ना सिर्फ रहने का, साथ में टाइम बिताने का मौका मिल जाए, है ना। ये कैसे सोचता है, हाँ, ये कैसे क्या इसका लाइफ में किस तरह का रूटीन है। चलो, बाकी काम को लेकर के तो हम लोगों को पता होता है कि आदमी इस तरह काम करता है ना, काम का तरीका ये। लेकिन बहुत सारी चीजें उसकी पर्सनल चीजों से जुड़ी होती हैं, पर्सनल लाइफ से। उसका पता जिस दिन आपको लग गया ना, अब जैसे भाई हर आदमी बोलता, तारीफ कर रहा है, फला फला एक्टर है, फला फला एक्टर है, और वो डायरेक्टर है, वो एक्ट्रेस है, ठीक है, उनके काम की वजह से हम उनको जान रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी 10 चीजें हैं ना, 10 चीजें हैं जो पर्सनली वो करते है ना, जो पर्दे के पीछे हैं। हाँ। उन्हीं से तो वो वहां तक पहुंचे हैं। तो पर्दे के पीछे की चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए घुसना पड़ता है ना। पैर पकड़ लो लोगों के, घुस जाओ। तो मेरे साथ में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा लाइफ में मेरी, कि मैं नवाज भाई के साथ में रहा। तो मैंने उनको देखा है कि वो बंदा कितना अपना डिसिप्लिन था उनके अंदर इतना डिसिप्लिन जो माँ ने डाला था वो आज भी है। सब कुछ ऊपर वाले ने उनको सब कुछ दिया है, लेकिन वो डिसिप्लिन आज भी है। 6 बजे उठना, ठीक है, अपना सारी चीज़ों को, काम को लेकर के किस तरह उनको वो शेड्यूलिंग करते हैं, खुद बनाने बैठ जाते हैं। टीम है, इतनी लंबी टीम है, लेकिन ये नहीं, वो खुद अपने आप करने लगते हैं सब, खुद। तो उनका डिसिप्लिन जो है ना, वो सीखने लायक। परिवार एक साथ में रहता है आपका पूरा परिवार? तो ये देखो, जैसे बम्बई है तो एक साथ में तो यहाँ पे रह नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, छोटे छोटे घर होते हैं। तो मेरा हाँ, बट ये कि एक आसपास 100 मीटर के दायरे में रहते हैं सारे। हम 3 भाई हैं यहाँ पे बॉम्बे में। तो नवाज भाई हैं, फिर मैं हूँ, और मेरे से बड़ा भाई है फैज। वो भी नवाज सर आपसे छोटे हैं, बड़े? नहीं, नवाज भाई मेरे से बहुत बड़े हैं। नवाज भाई मेरे से 9 साल बड़े हैं। नवाज भाई और मेरे बीच में अच्छा, आप उनके 4 भाई हैं। हम 7 भाई हैं टोटल। अच्छा। हाँ, 7 भाई। पहले तो ऐसे ही होता था ना, लोग इतने सारे बच्चे पैदा करते थे। 7 भाई? हाँ, 7 भाई, 2 बहनें। एक सिस्टर की डेथ हो गई थी 2019 में मेरी फिल्म के बाद में, उसे कैंसर था। एक बहन की शादी दिल्ली में हुई है। हम और 7 भाई हैं। बॉम्बे में हम 3 हैं, लेकिन तीनों भाई 100 मीटर के दायरे में घर हैं सबके। तो अब यहाँ पे तो अपनी अपनी फैमिलीज होती हैं, थोड़ी पर्सनल लाइफ भी अलग हो जाती है। हाँ, यहाँ की लाइफ ही कुछ अलग है ना। पता है, शहर की मैं बात बताऊं, अभी जैसे दुबई में थे मैं नवाज भाई के साथ में, बहुत दिनों के बाद में मैं साथ में रहा उनके। तो वो लगने लगा ऐसे ही कि जैसे यार हम इतने साल पहले, है ना, 20 साल पहले थे। वो ऐसा लगने लगता है, बड़ों के साथ में रह के थोड़ा लगने लगता है छोटों। अब बॉम्बे में आती अलग ही लाइफ है ना। बॉम्बे की लाइफ अलग है। मैं 4 दिन हो गए हैं दुबई से आए, 4 दिन से मिला नहीं हूँ उनसे। तो इस तरह की लाइफ है यहाँ पे। पता नहीं, शहर का मिजाज कुछ अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। आप जब रहने लगोगे ना, तब देखना, शहर ना अपनों से दूर कर देता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस शहर में। जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, मैंने उनको भी देखा है। आप भी उठा के देखो लोगों की जिंदगियों की जो कहानियां हैं, पता नहीं क्या भागदौड़ है। क्या एक मशहूर है यहाँ पे, आप जैसे निकलोगे इस शहर से, विरार के आगे निकलोगे आप, तो आपको अलग से हैप्पी वाली फीलिंग आने लगती है। अरे यार, चलो छुट्टियों पे जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी रिजॉर्ट में जा रहे हैं, शूटिंग पे जा रहे हैं। विरार से या यहाँ इधर इगतपुरी या अपना थाने से निकलने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे बॉम्बे की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। तो आपको एक अलग से फीलिंग होती है। और जब आप बॉम्बे में एंटर करते हो ना,
सेम जगह पे आके आपको वो अलग सी फीलिंग, खराब वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ठाणे हो या विरार हो, तो वहां से फीलिंग, अरे बर्डन सा, पता नहीं कुछ अजीब सा बर्डन, काम करना है। हाँ काम है, काम, और काम, चलो काम की तो खुशी होती है, पता नहीं वो अजीब सा हो जाता है कुछ समय, उसे बोल नहीं सकते लफ्जों में। ये, और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉम्बे में रहने वाले हर आदमी की प्रॉब्लम है, जो बैठे हैं लोग इनसे पूछ लो। तो वो शहर का ना मिजाज इसका बॉम्बे का अलग ही है, तो पता नहीं, बोल नहीं सकते, लेकिन ये है कि अच्छा है, फिर जब काम आप करो तो फिर अच्छा लगता है कि नहीं। जब आपने किसी फिल्म को स्टोरी मतलब लिखते हो, मतलब क्या थॉट प्रोसेस रहता है उस समय, क्या सोचते हो आप? देखो कहानी लिखते हैं, सबसे पहले तो जाना पड़ता है कि ये वाकया, इस वाकये में थोड़ा बहुत कुछ सच्चाई हो। ये जो कहानी हम लिख रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत अगर सच्चाई सी हमें नजर आएगी तो फिर हम लोग को लिखना आसान हो जाता है। अच्छा, हम लोग जो है कस्बे से निकल गए हैं, एक टाउन से, छोटा सा कस्बा है बुढ़ाना, जहाँ के रहने वाले हैं। और मेरी जर्नी भी ऐसी रही है कि मैं बुढ़ाने से निकल के देहरादून पढ़ा, देहरादून गया, देहरादून से बॉम्बे, हाँ देहरादून से यहाँ आया। तो हमें ना, और छोटी उम्र में हमने घर से बाहर निकल गए हम लोग, तो वो जो लोगों को देखा है ना, लोगों को देखने का तरीका और क्वांटिटी हमारे पास में ज्यादा है ना। बॉम्बे में आप रहोगे तो बॉम्बे में लोग इतना बिजी हो जाते हैं ना अपनी लाइफ में, अपने पढ़ाई में, अपने काम में, कि वो उनको दूसरी दुनिया के बारे में पता ही नहीं है ना, बाहर की दुनिया कैसी है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, लोगों को नहीं पता। हम लोगों को थोड़ा सा पता रहता है कि हम जहाँ से निकल गए, छोटी जगह से निकल के आए, वहाँ पे अपना आसपास के लोग थे, फिर आप एक मीडियम वाले शहर में गए देहरादून, वहाँ की अलग दुनिया है, फिर आप एक मेट्रो सिटी में आ गए, बॉम्बे आ गए, तो वहाँ की एक अलग दुनिया है, यहाँ से निकल के दुबई गए, वहाँ की अलग दुनिया है। तो वो जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो पता रहना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपको वो पता है तो कहानी लिखना बड़ा आसान है। कहानी कैसे डायरेक्ट करते हो? मान ली मतलब आपने कोई फिल्म बनानी है, तो कैसे वो करोगे, किसी छोटी सी कहानी को कैसे? देखिए, डायरेक्शन जो है बड़ा आसान भी है, बड़ा मुश्किल भी है। दो चीजें होती हैं। एक तो आपको पता है ये पैरेलल सिनेमा है, बहुत रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक को रियलिस्टिक करना बड़ा हम लोगों को तो आसान लगता है, बट एक कहानी को, एक छोटी सी कहानी है, उसको कमर्शियलाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। वो नहीं कर पाते लोग, है ना। तो वो कहानी डिपेंड करता है कि आप एक ही कहानी को आप आर्ट फॉर्म में भी ला सकते हो और कमर्शियल फॉर्म में भी ला सकते हो। वो आप में समझदारी आनी चाहिए, और जिसमें वो समझदारी है वो हिट है, वो डायरेक्टर भी हिट है, वो राइटर भी हिट है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो कमर्शियल के लिए आपको माहौल का पता होना चाहिए, जेनजीज को क्या चाहिए, उनको क्या चीजें पसंद है, किस तरह की कहानियां पसंद है, किस तरह के वो फैशन को पसंद कर रहे हैं जो अपने हीरो को पहनाएंगे। पता है, मैं आपकी बात रोक के थोड़ा सा एक अलग से टॉपिक को शायद आपके काम का हो, कि हमारी अभी हिंदी फिल्मों में, अभी तो खैर पिछले दिनों से तो अच्छा बिजनेस करना शुरू कर दिया है, बीच में बड़ी खराब हो गई थी फिल्में, और अभी भी जितनी फिल्में बन रही हैं वो उसमें कुछ ही फिल्में हैं जो चल पा रही हैं। उनके चल ना पाने का मेरा खुद का मेरी एक सोच है, यार हम ना, पता है, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं हर आदमी। जहां पे जड़ें कमजोर हो गई ना, वहां पे हम लोग जो है ना ऐसे गर्दन फेर लेते हैं। आजकल ये चल रहा है, चलो वो जेनजी हो या मिलेनियल हो, कोई भी हो। तो हमारी जो बीच की फिल्में जो अच्छा वर्क नहीं कर पाई, उनका एक खास मुझे नजर आया कि आप कहानी तो आपकी हिंदुस्तानी है, आपने सूटेड बूटेड दिखा दिया, आप उनकी लैंग्वेज है जो है वो ब्रिटिश लैंग्वेज है ना, आप इंग्लिश में हो रही हैं बातें, इस तरह के घर हैं जो इमेजिनरी टाइप की चीजें लगती हैं, जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग। अभी जो फिल्में हिट हुई हैं पिछले दिनों, कुछ फिल्में लगातार, उनसे कनेक्ट कर रहे थे लोग। धुरंधर हो, ठीक है, या कोई भी फिल्म आई, उनसे कनेक्ट कर लेते हैं कि नहीं यार ये तो हमारे बीच की कुछ है ना। यू आर राइट सर, ये सही बोला आपने। साउथ की फिल्में क्यों चलती हैं बताओ? साउथ की फिल्मों को चलने का मेन रीजन है कि उनमें वो जो है ना हीरो, गांव का हीरो होता है, उनका कस्बे का हीरो होता है, धोती में और उसमें सिंपल सी पैंट शर्ट में घूमता है, जो हमारे यहाँ पे लोग घूमते हैं गाँवों में, है ना। हमारे वहाँ के लोग जो है वो नहीं दिखाएंगे कि अच्छा है, तो कहानी तो का जो बैकग्राउंड है वो तो है एक छोटे से स्मॉल टाउन का, और आप जो जैकेट पहन के घूम रहे हो, सूट बूट, वो नहीं दिखाते वो लोग। उन कल्चर्ड हैं, वे वेल कल्चर्ड हैं वो लोग, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं,
जड़ों से जुड़ करके ही कमर्शियल। एक बात तो हीरो होता है, शहर का हीरो है गांव का, बिल्कुल है ना। अब हमारे आर्मी वाले हीरो होते हैं, असली हीरो तो वही है। वो देखो ज्यादातर 99% जो लोग गांव से जुड़े हुए होते हैं, है ना। यहाँ पे बॉम्बे का नहीं मिलेगा कोई आपको, बहुत कम लोग मिलेंगे आर्मी में उसमें, है ना, गांव से जुड़े असली हीरो वो है। तो अगर उनकी आप कहानी दिखाओगे तो लगेगा अरे यार ये तो हमारे बीच का बंदा है। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है लोगों के लिए, फिल्म मेकर के लिए। आप चाहे स्टोरी कैसी भी हो, पर आप कनेक्ट कितने लोगों को कर पा रहे हो। मैं अगर मूवी में जा रही हूँ, थिएटर में जा रही हूँ, तो मैं आधे से वापस चली जाती हूँ, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती, केवल लड़ाई झगड़े या कुछ नॉर्मल। इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको वो दुनिया जो है इमेजिनरी लगती है ना। हाँ। जब आपको लगेगा यार ये तो मेरे आसपास की दुनिया है, तो आप और आसपास की दुनिया में हीरो होते हैं ना। एक बात बताओ, आप और मैं, हम रहते हैं तो हम हमारे मोहल्लों में, हमारे कस्बों में, हमारे शहरों में कुछ ऐसे लोग थे जब हम छोटे थे, अभी भी हमें अभी तो नहीं समझ में आता क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, जिनको हम हीरो समझने लगते हैं अपना, लगते हैं ना। जब मैं छोटा सा था तो जो हमारी कॉलेज की टीम थी तो उसमें कुछ क्रिकेटर्स थे, उनको सीरियसली ऐसा लगता था कि भाई यही है लाइफ में हमारा हीरो। वो जो क्रिकेट जो बॉलिंग फेंकता था एक बंदा, ठीक है, एक बैट्समैन था, तो वो हीरो समझने लगते हैं। सेम चीज अपनी कहानियों में होती है कि हम लोग अगर अपने हीरो को अपने से कनेक्ट करने लगते हैं, कहानी को अपने से कनेक्ट करने लगते हैं, तो वो कहानी चल पड़ती है ना। ये लोगों का क्या हो गया आजकल के शहरों की अच्छा सिनेमा जो है नेशनल वाइड बहुत ही आसान हो गया है अभी, जब से OTT आया, जब से थिएटर भी सिनेमा भी हर जगह पे है। तो अगर शहर के लोग पिक्चर देख रहे हैं तो गांव के भी देख रहे हैं, कस्बे के भी देख रहे हैं, तो तादाद उनकी ज्यादा है सिनेमा देखने वालों की, जो कि सिनेमा लवर्स नहीं बोल सकते उनको, जो कि हाँ ये भाई सिनेमा हमारी लाइफ का एक पार्ट है, लोगों ने बना लिया अभी, इसलिए वो फिल्में देखते हैं। और उनको अगर वो चीज वो उन सोचते थे कि हमारे बीच का हीरो हो, हमारे बीच की कहानी हो, वही नहीं मिलेगी तो नहीं जाएंगे, इसलिए लोग नहीं देख रहे थे फिल्म, है ना। और दूसरा एक रीजन और हुआ है, बहुत लोग समझदार हो गए हैं आजकल। लॉकडाउन में लोगों को सिनेमा का एक्सेस नहीं मिल रहा था, थिएटर बंद पड़े थे सब, लेकिन एक जो डिजिटल फॉर्म में जो ये OTT आया, इसकी वजह से लोगों को की आंखें खुल गई। लोगों के पास में टाइम ही टाइम था, सब लोग घर में पड़े थे, क्या करें, फिल्में देखो। तो फिल्में देख, और फिल्मों का जो उनका नजरिया था वो बदल गया। इसलिए बदल गया कि आपके पास में हॉलीवुड की भी फिल्में हैं, यूरोपियन फिल्में हैं, कोरियन सिनेमा है, इंडियन सिनेमा है, सब कुछ है। उनको समझ में आ गया सिनेमा क्या होता है, फिल्में समझ में आ गई। तो लॉकडाउन के बाद में तभी तो हमारा सिनेमा ज्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि वो आप कुछ भी उनको परोसोगे वो नहीं लेंगे, उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उनको क्या चाहिए, क्या फिल्में पसंद कर रहे हैं आज के लोग। तो ये अब सर क्यों नहीं बनती वैसे, जैसे पहले फैमिली वाली फिल्में बनती थी, भाई दिखाया जाता था, बहन दिखाई जाती थी, रोती हुई माँ दिखाई देती थी। अब वो सारी चीजें बंद क्यों हो गई? क्योंकि आज भी लोग मिस करते हैं उन चीजों को। हाँ, लेकिन एक चीज क्या हो गई, जो फिल्म मेकर आए ना, नए फिल्म मेकर, अब फिल्म मेकर ज्यादातर शहरों से आए। शहरों में हम लोग ना, हिंदुस्तानी लोग अपनी जो पुरानी कल्चर थी ना, हिंदुस्तानी कल्चर, वो भूलते जा रहे हैं। हिंदुस्तानी कल्चर क्या थी? जॉइंट फैमिली, भाई बहन माँ बाप, है ना, रिश्तेदार, बाकायदा रिश्तेदार, चाचा ताऊ, है ना, खूब चलती थी, उनकी खूब चलती थी। लड़की कोई अपने यहाँ पे आज भी बिना ताऊ की मर्जी के बाहर जाके देख ले, या बिना मर्जी के कपड़े पहन के देख ले, है ना, चाहे तो कैसे भी हो, लेकिन सबकी चलती थी। हाँ, सबकी चलती थी। तो वो जो फिल्म मेकर आए ना, वो शहरों से आए, वो आए न्यूक्लियर फैमिलियों से। छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं भाई, हस्बैंड वाइफ बच्चा, वो आजकल लोग फैमिली उसे ही बोलते हैं। चाचा ताऊ और भाई बहनों को तो एक्सटेंडेड फैमिली में गिनने लगे हम लोग, है ना। तो उन लोगों को इतनी वो नहीं है कि यार दुनिया ऐसे भी चलती है, इसलिए वो शायद उस तरह की फिल्में चलनी बंद हो गई, मतलब बननी बंद हो गई है। चलनी नहीं, अगर कोई बनाता है तो चलेंगी वो फिल्में, है ना। फैमिली वाली फिल्में हैं, अगर लोग बनाएंगे तो, अब जैसे एनिमल ही थी, एनिमल तो फैमिली फिल्म थी ना, वो अच्छी थी, चली ना, देखो सुपर डुपर हिट हुई। तो एक बच्चा लड़का अपने बाप को के लिए कितना पागलपन है उसका, है ना। तो ये फैमिली वाली फिल्में हमेशा ऑल टाइम हिट है, बनाने की हिम्मत चाहिए। सदाबहार है ये, सदाबहार फिल्में है, बस बनाने की हिम्मत चाहिए। तो बनाते क्यों नहीं है, मतलब अब क्यों नहीं करता इंसान?
ये तो बता दिया आपने किसी हाँ, लेकिन क्या पूछ रही थी? देख क्यों ना करने की भी एक वो मैं वजह वही तो बता रहा हूँ कि जो फिल्म मेकर हैं ज्यादातर शहरों से आ गए, उनको फैमिली क्या होती है फैमिली के बारे में पता नहीं, तो वो लोग सोचते हैं जितना जितना मॉडर्न जमाना आ गया है उससे ज्यादा मॉडर्न फिल्में बना दो, है ना, जबकि ऐसा नहीं है, वो लोग मॉडर्न हैं, बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जड़ें आज भी भाई बहुत ज्यादा जड़ें बहुत ही देसी होती है। टॉप पे पहुंचने के बाद एक बार तो इंसान को हाँ आती है अपनी जड़ों यार, की हमें याद। पता है इनसे सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए अपने अंबानी फैमिली से, हमें सीखना चाहिए अडानी, इनसे तो बड़ा नहीं है ना कोई। बिल्कुल। और देखना यार ये जब घरों में इनकी इनकी जो लाइफ थोड़ी सी अभी बाहर आ रही है, ये कितने सादे हैं लोग, है ना, पूजा भी कर रहे हैं, पूजा करने की उनको क्या जरूरत है, लेकिन वो सादगी कल्चर है, बाप दादा करते हुए आए हैं तो वो कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। उनकी शादियां देखो, उनकी शादियों में ठीक है वो बहुत ही लार्ज उसमें हुआ, बड़े स्केल पे शादियां हुई, लेकिन कितनी कल्चर्ड हुई सारी, उनसे सीखो ना भाई, है ना। रस्म रिवाज जो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर की शादियां होती हैं बिल्कुल रस्म रिवाज वैसे ही हुए हैं। तो सुबह से लेके इतने घंटों की शादी हाँ, में और फैमिली, अंबानी सर ने, तो फैमिली सबसे बड़ी फैमिली वाली चीज है, तो उनसे सीखो, है ना। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में चलन है, कपूर फैमिली, अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली, फैमिलीज का नाम आता है, फैमिलीज का नाम आता है तो यार वो फिर हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते ना, अपनी कल्चर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारी कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर फैमिली है। अभी हमारे यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो कि न्यूक्लियर फैमिली हो जा रही है, अमेरिका में जाके देखो वहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं लोग, अभी जॉइंट हो रहे हैं, अभी देखो उसके बारे में रिसर्च करो, कितना लोग अपने भाइयों के टच में रहते हैं, अपनी फैमिलीज के टच में आने लगे हैं, मिलने लगे हैं लोग, उनको पता लग गया है कि यार बच्चे जो है जैसे हमने अपने माँ बाप के साथ में किया है, हम अलग हो गए हैं, ऐसे ही हमारे बच्चे हो जाएंगे, है ना। एक टाइम पे वो अकेलेपन बर्दाश्त नहीं कर पाते बर्दाश्त अकेले मैंने देखा है, हम दुबई में थे तो वहाँ पे इतनी, दुबई का एक मिजाज है, दुबई जबकि बहुत बड़ा शहर है वर्ल्ड का, लेकिन वहाँ पे पता है कम्युनिटी है, हमारे हिंदुस्तान की कम्युनिटी होती है वहाँ पे, लोग नॉर्थ के लोग हैं, दिल्ली साइड के, उनकी अलग कम्युनिटी, लोग मजे ले रहे, शादियों में मिल रहे हैं, हर हफ्ते मिलते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही यूएस चले जाओ तो वहाँ पे भी कम्युनिटी सेंटर होते हैं अलग अलग जगह पे, इंडियन लोग मिल रहे हैं, साउथ एशियन लोग मिल रहे हैं आपस में, तो वो लोगों को पता लगता है, जब आप बाहर जाओ ना तब पता लगता है हम किस कल्चर में पले बड़े हैं, हमारी कल्चर कितनी प्यारी है ना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे एज ए मुस्लिम में बात कर रहा हूँ, हमारी शादियाँ जो है, मुस्लिम की शादियाँ और हिंदूज की शादियाँ, रिवाज एक ही है, चीजें अलग हो जाएंगी, निकाह हो जाएगा वहां पे जो है फेरे हो जाएंगे, है ना, लेकिन वो हल्दी वाली रस्म ये कहाँ से, ये कोई इस्लाम में नहीं लिखा है वो, ठीक है, कोई मुसलमान के ग्रंथ में नहीं लिखा किसी, लेकिन वो जो कल्चर है ना वो इंडियन कल्चर है, बेसिकली इंडियन शादी होती है, वो हिंदू हो मुसलमान, तो कल्चर है। और सिनेमा में आना बड़ा जरूरी है, सिनेमा में नहीं आएगा तो यही हाल होगा फिल्मों का हश्र जो अभी आजकल पिछली फिल्मों का हुआ है। क्या आपने दिखा दिया एक बंदा जो कि जुहू में रुइया पार्क में रहता है बस्ती में, और वो पहन रहा है जैकेट कोट पहन रहा है, नहीं वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, कहाँ से है, कोई पहनता है क्या वहाँ, यहाँ तो सर्दी भी नहीं पड़ती, लोग बहुत बोलते हैं ना बॉम्बे में तो सर्दी भी नहीं पड़ती, फिर जैकेट क्यों पहन रहे हो आप, लेकिन हीरो बनने का मतलब है कि जैकेट पहन लो, वो नहीं चलता, अब नहीं चलता, वो लोग पसंद नहीं करते, अब तो जैसा है वैसा ही दिखा दो आप, एकदम सिंपल चीजें पसंद है। मैं तो जैसे वही आपसे जो मुतासिर हुआ मैं इसीलिए हुआ, मैंने कहा नहीं यार बंदी बड़ी सिंपलिसिटी के साथ में अपना वो कर रही है, ब्रॉडकास्ट करती है, तो सिंपल चीजें ऑल टाइम पसंद आती हैं लोगों को, है ना। ऐसे ही सिनेमा में, उसके साथ में हाँ सिनेमा में कहानी सादी हो, सिंपल है, सिंपल चल रही है, एक कहानी को कहने के दो तरीके होते हैं, एक लीनियर वे, एक नॉन लीनियर वे। लीनियर वे मतलब वहां से जर्नी शुरू हुई, होते 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 ऐसे घूम गई। एक होता है कि यहाँ से शुरू हुई फिर उधर से चली गई, फिर उधर से इधर आ गई, उसे बोलते हैं नॉन लीनियर, जैसे ज्यादातर थ्रिलर में होता है, वो कम है, वो लोग पसंद नहीं करते, है ना, उनको क्योंकि उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और क्यों लगाएं दिमाग, एंटरटेनमेंट, ये तो सिनेमा तो एंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट जब नहीं होगा तो यार वो क्यों फालतू में देखेंगे फिल्म, तो कहानी का तो ये। तो अभी आपके प्रोजेक्ट में है कोई मूवी? देखिए मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ, एक तो मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ,
उसका नाम है एक्सीडेंटल बर्थ। किसी तो रियल स्टोरी? हाँ, रियल स्टोरी। थोड़ी ये डॉक्यूमेंट्री फीचर है 90 मिनट की, तो ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है शायद। इसमें एक बड़ी आम चीज़ है कि हमारी फैमिली, हमारे परिवारों में क्या होता है कि पहले बच्चे को, वो कोई सा भी रिलीजन हो, कोई सी भी कास्ट हो, कोई से भी स्टेटस के हो आप, है ना, तो हमारे यहाँ पे पहले बच्चे, जब शादी होती है ना, तो पहले बच्चे को लोग प्लान करके पैदा करते हैं माँ बाप। अरे यार बहुत दिन हो गए, चलो बहुत दिन हो गए, चलो बच्चा पैदा करना चाहिए, है ना, ऐसे चल रहा है। बहुत साल हो गए। हाँ, ये पुराने लोगों में भी था, आज भी यही चलन है। शहरों में तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई है, लेकिन गाँव में, कस्बों में नहीं हुई, अभी नहीं हुई। तो वहाँ पे पहले बच्चे को तो आप प्लान करके पैदा करते हो, दूसरे होते चले जाते हैं। वो जो दूसरे होते चले जाते हैं ना, उनका बड़ा दर्द है यार, कि हमारी माँ जो है मेरे बड़े भाई को प्यार कर रही है। वो एक ट्रॉमा है बच्चे के लिए। वो फीलिंग उनसे समझो जो बच्चे छोटे हैं। कोई बहुत अच्छा, पता नहीं कि यार हमें क्यों पैदा कर दिया, ऐसा होता है ना, ऐसी फीलिंग। वो भाई उससे इसलिए मोहब्बत है, उसको प्लान करके पैदा किया था, तुम्हें प्लान करके पैदा नहीं किया, तुम तो होते चले गए। उन्होंने प्रोडक्शन यूज नहीं की होगी, होते चले गए हम लोग। तो वो बड़ा, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है मेरी, वो बना रहा हूँ। दूसरा एक फीचर फिल्म की मेरी तैयारी चल रही है, गेहूं गन्ना और गन। ये कैसी है? ये तो बवाली फिल्म है, फुल कमर्शियल फिल्म है, लाइक एनिमल टाइप की फिल्म। मतलब फैमिली टाइप? नहीं, फैमिली भी है। हाँ, फैमिली से कनेक्टेड है। फैमिली के बंदों को आप मार दोगे तो वो क्या करेगा, सामने वाला बदला लेगा ना। जिससे आप सच्चा प्यार करते हो अपने भतीजे से, अपनी भतीजी से, दोनों भतीजे को मार देता है एक बंदा, तो वो जो हीरो है फिल्म में, जो शरीफ आदमी, सादा आदमी होता है, फिर अपना बदला लेता है अलग तरह से। तो उस तरह की फिल्म है ये। नॉर्थ के बैकग्राउंड पे बेस्ड है फिल्म। सर, एक मूवी बनाने पे कितना खर्चा आता है? डिपेंड करता है, देखिए आप जिस तरह के स्टार को लोगे, जिस तरह की, डिपेंड करता है। फिर भी फिल्म तो 1 करोड़ की भी बना देते हैं लोग, और फिल्म बनाते हैं 100 करोड़ की भी, 400 करोड़ की भी बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कास्टिंग में कौन लोग हैं, है ना, आपकी लोकेशंस क्या हैं, डिपेंड करता है वो कहानी पे। भाई कहानी की डिमांड है अगर कि मुझे बड़ा एक्टर चाहिए, ए लिस्टर चाहिए कोई, तो फिर वो बजट उसी हिसाब से पहुंचता है। और मेरी कहानी की डिमांड है कि नहीं, मैं तो एक आम आदमी को लेके फिल्म, नए एक्टर को लेके फिल्म बनाऊंगा, तो उसका बजट उसी हिसाब से जाएगा। तो डिपेंड करता है। तो जब नवाज सर के साथ में, जब नवाज सर भी काफ़ी इंटरव्यू देखे मैंने उनके, तो अब वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि मतलब कितना क्या रिजेक्शन झेला है, बहुत रिजेक्शन है ना, कलर के वजह से। हाँ। तो कभी आपने सोचा था कि वो एक्टर बन पाए? नहीं, हम तो देखो, मैं आपको बताऊं, मेरे सारे भाइयों से अगर आप पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे कि सबको लगता था कि वो बन पाएंगे। हाँ, क्योंकि देखो, हम जैसे ब्रदर थे हम लोग, तो उनका वो देख करके ना, नवाज भाई की जो चीज़ें थी, वो जो उसकी काबिलियत थी उस आदमी की, उनका जो डिसिप्लिन था, और उनका, वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, है ना, उन्होंने एमएससी की है, लेकिन वो पढ़ाई में ज़्यादा वो नहीं अच्छे नहीं थे, लेकिन इस जो एक कला थी उनके हाथ में, एक्टिंग, उसका पता था हमें सबसे कि कुछ ना कुछ तो होगा। और हमारे लोग बोलते हैं अलग ही, भाई नहीं तुम्हारे तो बड़े भाई थे, तुम तो उसी हिसाब से लेते थे। नहीं, हम भाइयों को, फैमिली को ये भी पता रहता है कि बंदा किस कैलिबर का है ना, किस लेवल पे है वो। तो हमें लगता था कि नवाज भाई पहुंचेंगे, 100% पहुंचे, श्योरिटी थी, माँ बाप को भी हम पता था। तो नवाज सर कब फेमस हुए? देखिए, नवाज भाई फेमस तो गैंग्स ऑफ वासीपुर से हुए 2012 में, है ना, क्योंकि वो हीरो थे उस फिल्म में, सेकंड पार्ट में, और वो फिल्म ऐसी थी कि अपना उसी से फेमस हो गए। हालांकि उसके पहले भी उनके बहुत सारे काम आए, है ना, लेकिन ये है कि वो फेमस तो उसी से हुए, गैंग्स ऑफ वासीपुर, है ना। तो उसके बाद बदलाव आ गया होगा सबकी लाइफ में? सबकी लाइफ चेंज हो गई, सबकी लाइफ चेंज होगी, सिर्फ नवाज भाई की लाइफ चेंज नहीं हुई। नवाज भाई आज भी वही सिंपलिसिटी से जीते हैं अपनी जिंदगी, उनकी लाइफ आज भी वैसी। आज उतने काले हाँ, आज भी वही। नहीं, अब तो रंग थोड़ा साफ हुआ है उनका, अब तो साफ हो गया। हाँ, लाइफ में मैं आपको बताऊं, सोच रही थी उनका आपसे पूछना है कि उन्हें बताओ कि कौन सी क्रीम लगाते हो। उस पे तो उन्होंने बड़ा, एक बार उन्होंने पूरी कैंपेन छेड़ी थी। उनकी एक फिल्म आई थी, बाबू मोशाय बंदूकबाज, तो उस पे उन्होंने पूरी कैंपेन चली थी काले रंग के ऊपर। और एक तो गाना भी है उसमें, गैंग्स वासीपुर में, सैया काला रे, है ना, बड़ा हिट हुआ था वो गाना। लेकिन ये देखो कि
वही बात है कि अगर आप काबिल हो, आप टैलेंटेड हो और सही वे में जा करके अपने टैलेंट को दिखाने की कुव्वत रखते हो लोगों को, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इससे है ना? बॉलीवुड का भी एक मैसेज आता है हाँ, बॉलीवुड हाँ। के लिए कि टैलेंट चाहिए तुम्हारे टैलेंट अंदर, चाहिए, आपका बिल्कुल। कलर या आपकी कुछ हाइट नहीं। किसी चीज को कोई मायने और नहीं देखो रखती। उनके अंदर जैसे नवाज भाई हैं, इरफान थे, या मनोज वाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस तरह की उसमें आए हैं निकल के। तो उनसे कुछ सीखना चाहिए कि कैसे पहुंचे यहाँ तक। एक तो पढ़े लिखे एक्टर्स हैं, देखो सारे पढ़े लिखे एक्टर्स हैं, इन्होंने वैसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है उनके पास में, और ये कोर्सेज भी वो भी करके आए हैं। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया है किसी ने कुछ किया है। तो ये बाकायदा वेल क्वालिफाइड एक्टर्स हैं। इनको अगर ये सोच बैठे कि वो तो काला सा दिख रहा है यार, और ये एक्टर कैसे बन गया, देखना वो टैलेंटेड बंदा है, वो पढ़ के आया, पढ़ाई करके आया है। पहले ना इमेज थी लोगों के अंदर कि हीरो गोरा ही होता है। हाँ, हाँ, इस टाइप की इमेज थी जब शुरुआती दौर पे जो मूवी आते थे उस टाइम पे। लेकिन आज की डेट में जब से उनकी मूवी आई नवाज भाई ने तो इंडियन सिनेमा का वो चेंज कर दिया। अब परसेप्शन था ना, लोगों की सोच थी, वो चेंज कर दी। 0 किलोमीटर जैसे सब्जेक्ट का आइडिया कैसे आया सर? देखो 0 किलोमीटर का आइडिया ऐसे आया कि हमारा जो कस्बा है बुढ़ाना, तो वहाँ पे मैं जाता था, तो वहाँ पे मुझे लगता था वो ईंट भट्टे होते हैं ना अपने यहाँ पे, तो ईंट भट्टों पे कहानियां, मैंने कि छोटे छोटे ईंटों के घर में रहते हैं, यहाँ भी कहानियां चलती होंगी, है ना। तो वहां से वो आइडिया आया। वो मैं एक बार जा रहा ईंट भट्टे के आगे से गुजर रहा, तो देखा वहां पे वो बेचारी एक लड़की लगी पड़ी है ईंटें गूंदने में, उसके बराबर में छोटा सा बच्चा बैठा है, वो अपना खेल रहा है कुछ भी, वो बार बार उसे भी देखे। वो इतनी, मैंने फिर ऑब्जर्व किया उसे बहुत देर रुक के, 15-20 मिनट, वो इतनी मेहनती थी ना, इतनी मेहनती थी। तो मैंने जाके उससे पूछा, मैंने तुम्हारी लाइफ कैसी है, रोजाना डेली लाइफ के बारे में बताओ। तो उसने कहने भैया यही है बस जो देख रहे हो आप, पर्सनल लाइफ कुछ। कहने क्या पर्सनल लाइफ हमारा तो यही है, बच्चों पालो, बड़े करो उनको। तो वहाँ से मुझे 0 किलोमीटर का आइडिया आया, और 0 किलोमीटर को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और जो एक्ट्रेस थी मेरी तानिया देसाई, उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया। तानिया भाटिया या तानिया देसाई? अच्छा, भाटिया के साथ अलग काम किया। तमन्ना भाटिया वो अलग है, वो तो उसके साथ में मैंने फीचर फिल्म की है, बोले चूड़िया, कमर्शियल फिल्म है। अच्छा, तो कैसा रहा सारा एक्सपीरियंस उनके साथ? देखो तमन्ना भाटिया तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी स्टार है आज की डेट, है ना। उस वक्त पे भी नाम था, बाहुबली की हीरोइन थी वो। तो उनके साथ में मतलब एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वो, हम जहाँ शूट कर रहे थे राजस्थान में, मंडावा एक जगह है, और गर्मियों में शूट कर रहे थे, जुलाई अगस्त सितंबर, तो वहाँ पे 52 डिग्री टेम्परेचर रहता था। और वो बिल्कुल एकदम, तमन्ना भाटिया को मिल्की ब्यूटी भी बोलते हैं, सुना होगा आपने, है ना, मिल्की ब्यूटी। तो बिल्कुल सफेद है वो एकदम, कैसा लगता है कि अगर छू दोगे तो खराब हो जाएगी स्किन, इतनी है। और वो वहां पे बैठी हुई हैं, मैंने यहाँ आपका शॉट तो नहीं है मैम? नहीं सर मुझे देखना है, मैं आप ये। और उसका मतलब कुल मिला करके ये कि जो डेडिकेशन से उसने काम किया है ना, और उनका ये था कि वो डेली आती थी। बाहुबली के बाद में, लंबे गैप के बाद में, पहली उनकी हिंदी फिल्म थी बोले चूड़िया। तो बोलती थी कि आप मुझे सोच के चलो कि मैं नहीं हूँ, न्यू हूँ, जबकि बाहुबली जैसी इतनी बड़ी फिल्म कर चुकी थी वो। तो उन्होंने बोला कि आप सोच के चलो कि मैं बिल्कुल नई हूँ, और नए लोग की तरह आप मुझे ट्रीट करो। और सर मैं मतलब वहीं पे बैठी रहती थी कि जाएंगे, दूर वैनिटी खड़ी है, टाइम खराब होगा, तो बेचारी वहीं बैठ जाती थी। वो साउथ के एक्टर जो है ना, मैंने एक चीज देखी है, इसीलिए उनको सब कुछ मिला है लाइफ में, वो डायरेक्टर को भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी सी उस चीज की कमी है। तो वो डायरेक्टर पे इतना फेथ करते हैं ना, इतना बिलीव करते हैं ना, कि डायरेक्टर उनके लिए भगवान है। तो छोड़ देते हैं ऐसे फ्री, लो भाई हमें जैसे इस्तेमाल करना है आपको, जैसे 12 घंटे की जगह पे 14 घंटे आपको चाहिए, 15 घंटे, वो ऐसे लोग हैं। सूट में 14 15 घंटे होता है, हो जाते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करता था, मैं थोड़ा इस चीज के खिलाफ हूँ। मेरा क्या होता है कि मेरी शिफ्ट अगर 9 बजे की शिफ्ट है, तो 1:30 बजे दुनिया इधर की इधर हो जाए, चाहे जितना बड़ा एक्टर खड़ा है, जितना बड़ा डायरेक्टर खड़ा है, कोई भी प्रोड्यूसर है, 1:30 बजे ब्रेक होना है तो ब्रेक होना है, लंच होना है तो लंच होना है, मेरा ऐसा रूल है। अच्छा, लंच के टाइम पे? हाँ, और 9 से 10 की शिफ्ट है, 1:30 शिफ्ट बोलते हैं, होती हैं वो। तो शिफ्ट तो एक्चुअली में 9 to 6 होती है, फिर 4-5 घंटे और मिल जाते हैं, तो 9 to 10 की 1:30 शिफ्ट नॉर्मल हमारे यहाँ पे काम होता है। तो 10 बजे के बाद में मैं सिर्फ आधा घंटा एक्सटेंड करता हूँ, करना है, उसके अलावा नहीं करूँगा।
तो मेरा अपना एक मैंने उसूल बनाया अपना। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। वर्कर है बेचारे, लोग काम कर रहे हैं, वो खाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी आपके भी अब में औरों को भी हेल्प हाँ हो और जाती क्या, है। डायरेक्टर नहीं हेल्प करेगा सबकी, डायरेक्टर अपना रूल नहीं बनाएगा तो फिर किसका क्या कौन होगा। बनेगा? एक वो कोई लाइट मैन है बेचारा, कोई सेटिंग वाला बंदा प्रोड्यूसर से थोड़ी बोल सकता है, बट डायरेक्टर एकदम बोल सकता है प्रोड्यूसर को कि भैया 1:30 बजे ब्रेक करूंगा मैं। डायरेक्टर डांटते भी हैं? हाँ बहुत सारे डायरेक्टर डांटते हैं। आप नहीं मैं अभी जब मैं किसी को डांटा नहीं है? टीवी में था मैं, जब मैं बहुत डांटता था, बहुत मैं मतलब गुस्सा था। मान लिया कोई एक्टर है तो उसे डांट पड़ती है क्या? बहुत पड़ती हैं जो, बट आजकल नहीं है ऐसे आजकल डायरेक्टर। हैं? एक दो डायरेक्टर हैं हमारे मशहूर बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, संजय लीला भंसाली, उनका मैंने सुना है कि वो डांट भी देते हैं एक्टर्स को, लेकिन आजकल के डायरेक्टर नहीं डांटते, बहुत ही फ्रेंडली काम कराते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी था कि भाई हम भी नहीं प्यार मोहब्बत से काम कर रहे हैं। मेरे सेट पे ये लगा लो आपके सारे खुश थे, है ना। मैं कभी शिफ्ट नहीं बढ़ाता था, टाइम पे ब्रेक कर रहा हूँ, एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती थी यूनिट की हमारी, तो बड़े खुश रहते थे लोग। अच्छा, अगर आप डायरेक्टर हो तो सबको मैनेज आप करोगे? हाँ जो सेट पे टाइमिंग सारा वगैरह हमें, सब हाँ कुछ? सेट पे हमें देखना है। ओके। बाकी जो पैसे वाला मसला है वो प्रोड्यूसर देखता है, क्योंकि हाँ, अच्छा पैसा सब वो लगाएंगे। सब प्रोड्यूसर। मान लिया वो किसी लोकेशन पे जा रहे हैं शूट करने के लिए, तो हाँ। वहाँ जितना पैसा आएगा खाने पीने रहने सब का प्रोड्यूसर। हम तो फ्री फंड में बारात में, जैसे लगता है मैं बारात में चले गए हूँ, हमारा खर्च कोई और उठा रहा है। हाँ पर मजा भी आता है, मजा आता है जब कोई अरे और जब खाए हम और पैसे कोई और दे। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके ना आपके खर्चे कोई और उठा रहा है, ये बड़ा अच्छा है। ये बड़ा अच्छा है। बाकी नहीं, बाकी तो आप खुद कमाओ, खुद वो करो, और फिर वो इस्तेमाल भी वो फिर आपका भाई। सर और ये कपड़े कहाँ से आते हैं, चाहे एक्टर हो या एक्टर? कपड़े तो अपना कॉस्ट्यूम डिजाइनर करता तो डायरेक्टर ही है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी होते हैं, वो भी चूज करते हैं, और फिर उसका जो खर्च होता है वो प्रोड्यूसर होता है। और फिर वापस उनके वो शूट पे यूज होने के बाद में प्रोड्यूसर ने अगर वो खरीदे हैं तो प्रोड्यूसर के बैंक में जमा हो जाएंगे, मतलब उनके गोडाउन में, और अगर वो किराए पे लिए हैं तो वो वापस चले जाएंगे। ये है। आप जब स्टोरी सेलेक्ट करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं? स्टोरी सेलेक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैंने कर पाऊंगा या नहीं, ये मैंने लाइफ देखी है, ये कहानी मेरे आसपास गुजरी है, हुई है, तो वो देखता हूँ। वो आसान हो जाएगा ना मेरे लिए कि अगर मैंने देखा है कि ये कहानी मेरे आसपास तो फिर आप और सोच सकते हो, और सोच सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं उसके कहानी के साथ में, एड ऑन बहुत सारी चीजें होंगी। दूसरा क्या है, अगर कमर्शियल कहानी है तो उसके लिए सोचना पड़ेगा फिर वो। कमर्शियल के लिए बहुत रास्ता खुला होता है कि अच्छा मेरा हीरो, अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक यहाँ से लेके वहां तक की कोई एक वॉक है, तो उसमें लिखी है कमर्शियल कहानी है, कोई कमर्शियल फिल्म की, तो उसमें लिखा है कि हीरो जो है जा रहा है। अब कमर्शियल फिल्म है तो अब मेरे पास में ऑप्शन ज्यादा है कि अब वो वॉक कर रहा है, सिर्फ इतना लिखा कि वो टहलता हुआ जा रहा है हीरो, तो अब मेरे हाथ में है कि मैं उसे किस तरह वॉक करवा रहा हूँ। मेरे पास में बहुत हजारों ऑप्शन है ना। अच्छा, सिगरेट पीते वॉक करके जा सकता है, चश्मे को ऐसे करके वॉक करके जा सकता है रजनीकांत के स्टाइल में, चश्मे को घुमा के सलमान खान के स्टाइल में जा सकता है। 1000 ऑप्शन है मेरे पास में, तो कमर्शियल को करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। एक्टर से परफॉर्मेंस निकलवाना आप कैसे हैंडल करते हैं? एक्टर्स ना बहुत ही फूल की तरह होते हैं, एक्टर्स को परफॉर्मेंस निकलवाना सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम, दोनों सबसे मुश्किल भी है और सबसे आसान भी है। मुश्किल कब हो जाता है, जब आप एक्टर को समझ नहीं पा रहे हो, उसकी साइकोलॉजी नहीं पकड़ पा रहे हो। आप सोच रहे हो अरे मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो सब करा लूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं करा सकते। आपको एक्टर्स को जितना कंफर्टेबल आप कर सकते हो उतना करो, है ना। ये नहीं होता, मैं तो एक चीज को मानता हूँ कि वर्कशॉप बहुत करनी चाहिए फिल्म के सेट पे जाने के पहले।
उससे क्या है, आप एक दूसरे से खुल जाते हो। देखो अब जब मैं आपके पास में आया था तो बहुत ही हम फॉर्मल थे, लेकिन अब इतनी देर से हम बात में बैठ के बात कर रहे हैं तो हम आपस में खुलते जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल एकदम हेजिटेशन खत्म हो गई है, नेचर पता चलता है। हाँ नेचर। तो सबसे पहले वो नेचर पकड़ने के लिए एक्टर्स के साथ में टाइम गुजारो। और टाइम ये नहीं फिल्म की बात कर रहे हो आप, अपनी फिल्म के बारे में नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करो, उसके रहन सहन के बारे में, आप सिनेरियो क्या है उसके बारे में आप बात कर रहे हो। खुल जाओ, खुल जाओगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। खुल जाओ और उसे खोल दो, कोशिश करो कि उसे भी खोल दो अपने सामने, तो फिर आपको समझ में आएगा ना कि अच्छा यार ये इसका हाव भाव ये है, ये इस तरह काम करता है, ये सिगरेट पी इसे मैं सिगरेट पिलाऊंगा अपने हाथ से जला के तब अच्छा काम करेगा, या ये पानी पी के या कॉफी पी के अच्छा काम करेगा, या इसे थोड़ी देर शांति में छोड़ दूं, बिल्कुल रिलैक्स कर के लिए बोल दूं थोड़ी देर शांति में रहो एकदम, तब अच्छा काम करेगा। वो डिपेंड करता है। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिए हैं, लेकिन वो एक्टर को अपने में उसके बारे में उसकी साइकोलॉजी पकड़ लो और अपनी साइकोलॉजी का उसको बता दो, तो बड़ा आसान है। और मुश्किल कब है, जैसे मैंने बोला कि आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल तब होता है जब आप सोच रहे हो कि मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो बहुत मुश्किल है ना। आप बोलते हो कि मैं तो स्क्रिप्ट पे मेरी बहुत पकड़ है, मुझे तो पूरी स्क्रिप्ट के बारे में पता है, मैं तो बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ, मेरी पिछली फिल्मों ने ऐसा परफॉर्मेंस किया था, इतने फेस्टिवल में गई, इतनी कमर्शियल हिट हुई मेरी फिल्म, ये तो मेरे लिए आसान है। तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप एक्टर में घुस नहीं पाते हो और एक्टर को आप अपने अंदर में नहीं घुसा पाते हो अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट के, तो तब बहुत मुश्किल हो जाता है। तब आपको एक बात बताओ, जब तक आप उसके साथ में बैठ कर के आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते एक दूसरे के लिए, तो आपको कैसा पता लगेगा कि यार इसकी डिमांड क्या है, ये क्या डिमांड कर रहा है स्क्रिप्ट में, सीन में क्या डिमांड है इसकी। तो सीन जो है वो बहुत आर्टिफिशियल हो जाएगा, है ना। आपको नेचर की पता नहीं चलेगी, आप वो चीज करवाओगे जो वो कर नहीं सकते। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो फिल्म मेकर आ रहे हैं ना, नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, वो ये चीज समझते हैं, इसीलिए अच्छा सिनेमा भी बनता है ना। वो समझ जाते हैं, नहीं यार कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट हो जाते, कनेक्ट मतलब कनेक्टिविटी बड़े जरूरी है, बहुत जरूरी। अवार्ड आपके लिए वैलिडेशन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए मैं तो अगर अपने उसमें बोलूँ तो मेरे लिए तो दोनों है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अगर मैंने फिर सिनेमा बनाया है तो मेरी फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए, है ना। मेरी फिल्म में और भी मेरे अलावा भी बहुत लोग थे, है ना, मेरे एक्टर थे, मेरे क्रू मेंबर थे, तो दोनों है ना। इंडियन इंडिपेंडेंट सिनेमा का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? फ्यूचर देखिए बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बहुत ट्रेंड लोग आ रहे हैं, बहुत लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता रहता है, कहानी के बारे में बहुत पता रहता है। तो अभी पिछले दिनों हमारी फिल्मों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, ऑस्कर में भी जा रही हैं, कांस में फिल्में जाने लगी हैं, अच्छी खासा परफॉर्म कर रही हैं फिल्में फेस्टिवल्स में। तो इंडिपेंडेंट सिनेमा का फ्यूचर बड़ा अच्छा है। तो सबसे अच्छा इसलिए ये है कि आम पब्लिक को भी समझ आने लगा है। एक कमर्शियल जो स्टार है वो कमर्शियल फिल्म भी करता है और अभी इंडिपेंडेंट फिल्म भी करने लगे हैं वो, है ना। बहुत सारे एक्टर हैं ऐसे, नवाज भाई हैं, नवाज भाई जो है। कमर्शियल और इंडिपेंडेंट इन दोनों में क्या फर्क है? इंडिपेंडेंट कमर्शियल तो देखो ये कि जहाँ पे कमाई पैसा, आप पैसा कमाने हो, फिल्म से पैसा कमाना है आपको, प्रोड्यूसर्स को, जो फाइनेंसर हैं, जो जिनको, कमर्शियल सिनेमा है जिसे ज्यादातर लोग टिकट लेके खरीद के देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्या है कि इंडिपेंडेंट में आप दिखाते हो रियलिटी। तो इंडिपेंडेंट सिनेमा उसीलिए बोलते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि सच्चाई दिखाने के लिए, है ना। तो वो जो है लोग वो भी देखने को तैयार है। किसी की एक लाइफ है जो आपको बड़ी अच्छी लगी, अरे यार हाँ वाकई में तो सच में हुआ है, ये दिखाना जरूरी था, तो इंडिपेंडेंट सिनेमा। किसी को सर डायरेक्टर बनना हो तो वो क्या करे? डायरेक्टर देखो बनना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी है। पहले तो आपका दिमाग चल रहा है, उधर नहीं चल रहा है, जब वो पूरा एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है ना। ये मेरे ख्याल में राइटर हो, डायरेक्टर हो या एक्टर हो, ये बनाए नहीं जाते हैं, ये पैदा होते हैं। दूसरा उनको मोल्ड किया जाता है ना, कि भाई अच्छा आप इस दिशा में जा रहे हो तो इस दिशा में चले जाओ, यहाँ जा रहे हो तो वहाँ चले जाओ, सिर्फ उतना कर सकते हो, ये पैदा हो, है ना। क्रिएटिव लोग बेसिकली क्रिएटिव, मतलब जैसे किसी क्या होता है ना सर, देखो हम लोग मुंबई में रहते हैं, आप लोग
तो आप मतलब वहाँ के लोगों को पता है डायरेक्टर कैसे बनना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गांव के एरियो में रहते हैं और उनकी भी किसी 100 में से एक व्यक्ति की ऐसी क्रिएटिविटी रहती है जो डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या? देखिए उसके लिए बहुत आसान है, आजकल तो बहुत आसान हो गया, सोशल मीडिया का टाइम है ना। जैसे हम रील देखते हैं, रील्स देख रहे हैं, तो वो भी तो, वो जो बनाने वाले हैं वो भी तो डायरेक्शन ही दे रहे हैं, है ना। तो बड़ा आसान भी है कि पहले आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो इसमें अच्छा जा रहा हूँ, तो फिर आ जाओ बॉम्बे, आने के बाद में यहाँ पे असिस्ट करो। अच्छा, उसके बाद आने में असिस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है, उससे फिर रियलिटी पता लगती है ना। देखो बुकिश लैंग्वेज आप कोर्सेज करके आ रहे हो, पढ़ाई करके आ रहे हो, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको दुनिया समझ में आती है कि फिल्म मेकिंग, फिल्मी दुनिया ये है, इसीलिए तो इसे बोलते हैं फिल्मी दुनिया, दुनिया ही अलग है ना। तो उसके लिए आपको फिर असिस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा है असिस्ट करना। क्योंकि क्या होता है कि जब पॉडकास्ट जाते हैं एक्चुअली ये होता है आप लोग ना पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग, राइट? आपका टैलेंट, आपकी चीजें नहीं दिखती है बाहर, हकीकत चीजें होती है। और ना सोशल मीडिया में रहते हो आप, ज्यादातर सोशल मीडिया में भी बहुत कम रहते हो क्योंकि टाइम ही नहीं रहता आप लोगों के पास में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपसे पॉडकास्ट को देख के इंस्पायर होते हैं कि नहीं उन सर से पूछना है, उनसे बात करना है, ये सारी चीजें होती है। अभी पॉडकास्ट आने के बाद चलता है लोगों को पता। तो अगर आपसे कोई मिलना चाहे, बात करना चाहे या आपसे कुछ पूछना चाहे डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्टर कैसे बने उसके बारे में, तो क्या करें? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोला ना बिजी रहते हैं, बिजी तो कोई नहीं रहता है, बहुत टाइम है लोगों पे, बिजी होने का नाटक करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत टाइम है सब पे। भाई ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या नेता लोग, इन ये रियली में लोग बहुत टाइट शेड्यूल होते हैं, ये बहुत बिजी रहते हैं, इनसे अगर कोई सवाल पूछे तो बात अलग है, लेकिन क्रिएटिव आदमी के पास में टाइम, अगर आप, मैं एज ए डायरेक्टर बोल रहा हूँ, आजकल क्या चल रहा है कि अब आप शॉट कट हुआ, दूसरा शॉट लगने में बहुत टाइम लगता है, 15 मिनट भी लग गई, हो सकती है 1 घंटा भी लग जाता है, शॉट चेंज हो गया। यहाँ पे लाइटिंग, आपने इधर से लाइटिंग की हुई है, अब डायरेक्टर ने शॉट लगाया यहाँ से, तो पूरा आपको शिफ्ट करना है ना, तो बैकग्राउंड भी चेंज है, सारी चीजें, टाइम जाएगा। तो वो जो टाइम है आप उस पर क्या करोगे? हाथ में आपके फोन है, आप सब देखते हो, सब देखते हैं लोग, बड़े बड़े लोगों को भी देखा मैंने, सब देखते हैं। तो ये सारी चीजें वो है, हाँ, सब बहाने हैं, व्यक्ति को किस चीज को चूज करना है, हाँ, ये वो डिसाइड मैंने देखा ना मैसेज आपका, ठीक है मैंने दूसरे लोगों का मैसेज देखता हूँ मैं, तो सबसे आसान तरीका है आजकल, बड़ी आसान भी है चीजें भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ दो, आपको उसके लिए फोन नंबर की भी जरूरत नहीं है ना। फोन कॉल आप चाहे ना देख पाए, इंस्टाग्राम के मैसेज जरूर देखते हैं, क्योंकि आप ही सोचते हो अरे यार कोई काम का तो नहीं है, कोई काम से तो नहीं आ गया है, तो इसलिए ना आप किसी को, मैं तो नए लोग जो है अगर कोई पूछना चाहे भाई मेरे से, अगर कोई सवाल करना चाहेगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी जो आईडी है ना, उस पर आप मुझे मैसेज करो, मैं जरूर जवाब दूँ। मैं जरूर पॉडकास्ट के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में सर का आईडी वगैरह सब मेंशन कर दूंगी, और जो भी सवाल हो या सर के जो चाहने वाले हो, उनसे मिलना चाहते हो, कुछ भी हो, बिल्कुल वो आप जरूर उनसे करें। और स्पेशली ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड के लोगों से मेरा अलग कनेक्शन है। ऋषिकेश के साथ भी मेरी एक कहानी जुड़ी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ छोटा सा। पिछले जनवरी की बात है, मतलब आज भी मैं जब उस किस्से को याद करता हूँ ना, मेरी रूह कांप जाती है। मेरा एक असिस्टेंट था अनमोल अरोड़ा, हरिद्वार का था, ऋषिकेश में उसकी मम्मी पढ़ाती थी, प्रिंसिपल थी कॉलेज की, तो फिल्म मेकर था, मुझे असिस्ट किया उसने। 2008 में मैं शो करता था 8वां वचन, सोनी का शो था, प्राइम टाइम शो, तो ऋषिकेश से नया नया आया, और उसने किसी तरह पता निकाल लिया कि ये देहरादून में पढ़ाई की है, देहरादून में इनकी फैमिली रहती है, तो खैर चलो नंबर निकाल लिया, मैसेजेस करता था, बहुत मैसेजेस किए, 2-2.5 साल तक मैसेज करता रहा, तो फिर मैंने उसे बुला लिया है। बट बुलाने के पहले मैंने उसको ट्रेंड होने के लिए कुछ चीजें दी, ये एक्सरसाइज कर तू वहां रह के। तो उसका बड़ा अजीब सा किस्सा हुआ अभी, वो उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, गुड मॉर्निंग, फिल्म फेयर में फाइनलिस्ट थी 2024 में, तो उसे दादा साहब फाल्के भी पुरस्कार मिला पिछले साल। फिर उसने फीचर फिल्म बनाई, फीचर फिल्म जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थी, बहुत टैलेंटेड बंदा था अनमोल अरोड़ा। अब मुझे फोन आता है, ये बात है पिछले साल जनवरी, वो अपने घर पे मर गया, मरा हुआ।
देखो यार बड़ा अफसोस हुआ, एक तो मेरा असिस्टेंट था और मेरे भाई के जैसा था, मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा यार बताओ इसका अभी करियर शुरू हुआ है और कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, अकेला बच्चा था अपनी माँ के। तो हम लोग सारे जो लोग थे भागे कूपर हॉस्पिटल, उसका पोस्टमार्टम हुआ। तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये कि बंदे ने इतने साल दिए इंडस्ट्री में, फिल्म मेकिंग में। 2008 बता रहा हूँ मैं, देखो ऑलमोस्ट 18 साल हो गए, और इतना सब कुछ है पाने ना? के पाने बाद के ऐसा बाद में जब उसकी शुरुआत हुई तभी खत्म। हाँ। ऐसे ही बहुत होता है। इरफान खान थे, जब उनकी फिल्में हिट होना शुरू हुई, है ना, हिंदी मीडियम जब हिट हुई तभी चले गए। उस बात का बड़ा अफसोस होता है। तो जब भी मुझे, हाँ, जब भी मुझे अनमोल अरोड़ा की याद आती है, सच में मेरे बात साथ में बहुत टाइम पे मेरे मतलब डिस्टर्ब हो जाता हूँ सीरियसली। वो प्यारा सा बच्चा था। आपके अंदर लगता है मुझे कि इमोशनल भी हैं आप, डायरेक्टर को होना पड़ेगा, स्ट्रांग भी होगा, डायरेक्टर को होना पड़ेगा। डायरेक्टर आप, मैं तो मेरे जैसे डायरेक्टर से आप मिल लो, जिस भी डायरेक्टर के साथ में आप मिलोगी ना, डायरेक्टर जब तक इमोशनल नहीं होगा और बिल्कुल ग्राउंडेड नहीं होगा, वो अच्छी फिल्म बना ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल तो देखो अभी क्या है, मैं ड्रामा क्यों करूं अपने साथ? मुझे ड्रामा पसंद नहीं है यार। जो देगा ऊपर वाला देगा, नहीं देगा तो भी खुश है, ठीक है। मैं ड्रामा नहीं कर सकता भाई। मैं अगर आपके साथ में यहाँ ऐसे बैठा हूँ तो बाहर आप मुझे जाके ऑब्जर्व कर लो, मैं वहां भी ऐसे ही रहूंगा, ठीक है। मैं अपने घर पे भी ऐसे रहूंगा। मैं अपने आप ज्यादा अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को नुकसान क्यों पहुंचाऊं ज्यादा सोच के? सोचना कहीं और है, हमारा काम कुछ और है सोचना। ये थोड़ी है कि भाई मैं अभी जाके कुसुम के सामने बैठूंगा तो मैं ऐसे करूंगा। नहीं, मैं सोच के नहीं आया था ना, मैंने तुम्हारे से पूछा कि क्या पूछोगे आप मेरे से। मैं नहीं, अरे यार जो निकलेगा निकलेगा। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा बड़े चिल इंसान है। हाँ, एक बार मैसेज नहीं आया कि क्या किस टॉपिक पे बात कर रही थी? हाँ, मैं बड़े चिल इंसान है, इसका मतलब एक्सपीरियंस होंगे, मतलब ड्रामा नहीं करो अपने साथ में, ड्रामा ना करो, है ना। तो इसीलिए जो ड्रामा नहीं करेगा वो इमोशनल हो नहीं है। तो हम तो वही सिंपल चीजें ही पसंद आती है आपको, सिंपल चीजें पसंद आती है। और सर शादी हो रखी है आपकी? मेरी शादी हुई अभी, मैंने लेट शादी की। मैं 4 साल पहले मेरी शादी हुई है। लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। पेरेंट्स ने की, हाँ। और दरअसल डायरेक्टर भी अरेंज मैरिज करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। कैसे इतनी मूवियां शूट करने के बावजूद भी आप अरेंज? नहीं, मेरा जब मैं असिस्टेंट था तो मेरे अफेयर थे और मैं चाहता था शादी कर लूं, लेकिन वो टाइम शादी का नहीं था, अब करियर बनाने का था। जब करियर बना तो अपना शादी कर ली। और हुआ, शादी के पीछे भी एक किस्सा है, ये है कि मैं शादी नहीं करने वाला इंसान था। मैंने शादी नहीं, मेरी मतलब मैंने शादी करना चाहा ही नहीं कभी। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर मेरे घर वाले देते थे, लेकिन मुझे नवाज भी बड़ा सपोर्ट करते थे, कहने लगे नहीं यार अपना करियर बनाओ पहले, उसके बाद में देखना। तो अब जब सारी चीज़ें ठीक हो गई, सडनली एक बार मम्मी का फ़ोन आया 2021 में कि अब शादी कर ले, बहुत हो गया। तो खैर चलो उन्होंने लड़की का फ़ोटो भेजा। मैंने ये लड़की तो ठीक लग रही है, कि उसकी लड़की है ये, उसकी मम्मा का नाम बताया। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, माँ बाप से ही तो बच्चे पहचाने जाते हैं, अरे फला फला की लड़की, फला फला का लड़का, कहने कि उसकी लड़की है, फरीन की लड़की है। मैंने वो तो उसकी माँ तो बहुत हम रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी औरत है। तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैंने कि नहीं हाँ कि उसकी माँ का इतना अच्छा नाम है, मतलब हम वो शरीफों में शामिल हैं। वो आप सच में तो मैंने आप सच में डायरेक्टर हो। देखो लड़कियां ना माँ का क्या रूप होती है ना, तो मैंने यार वो मदर ऐसी है तो भाई लड़की भी थोड़े तो गुण होंगे। फिर फोटो भेजा तो लड़की अच्छी थी, सुंदर है वो। तो मैं गया सहारनपुर, तो सहारनपुर जाके देखा, हम रिजॉर्ट में मैंने बुक किया हुआ था रूम। तो वो भी मतलब मुसलमान होने के बाद भी उस तरह का नहीं है। आजकल कोई ऐसा मुसलमान है भी नहीं जैसे लोग सोचते हैं, सब बहुत खुलेपन में आ गए। हाँ, अब नहीं है वो, अब नहीं है चीजें वो। तो उन्होंने बोला कि भाई आप लड़का लड़की बैठ जाओ, आप बात कर लो जितनी देर बात करनी है। तो खैर वो आई, बैठे, तो मैंने उससे 3-4 सवाल पूछे, उसने भी मेरे से 3-4 पूछे। मैंने उससे पूछा कि मतलब मैंने पूछा नहीं, मैंने बताया एक्चुअली। मैंने देखो भाई आपको दिख रहा है ये सारी चीजें, कल को ये चीजें खत्म भी हो सकती हैं, तैयार हो तुम? हाँ, बड़ी चिल वो है ना, बहुत ही, हालांकि एज में मेरे से बहुत छोटी है, 12-13 साल छोटी है, जेन जी है। तो जेन जी लोग बड़े आज की लाइफ डेट में बहुत सॉर्टेड है, इनको किसी चीज की नहीं पड़ी, तो उसने नहीं पड़ी रहती। उसने बोला हाँ नहीं मैंने आपके इंस्टा में सारी R&D कर ली है, इंस्टा
देखा है मैंने, ट्विटर देखा है आपके, मैंने बहुत रिसर्च कर लिया आपके बारे में, जैसे होगा ऐसे गुजारेंगे, है ना। फिर मैंने उससे बोला कि भाई नवाज का ब्रदर हूँ मैं, तो ऐसा तो आपके दिमाग में नहीं चल रहा कुछ और कि मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा या वो ऐसे कहने, कुछ नहीं, वो तो मेरे तुम्हारे अगर सगे भाई हैं तो मेरे भी तो रिलेटिव हैं, वो रिलेशन में ही है। तो बड़ी अच्छी लगी। दूसरा उसका कॉन्फिडेंस देखा मैंने कि नहीं वो बॉम्बे में हमारी लाइफ में एडजस्ट कर लेगी, मोल्ड हो जाएगी। वो मैंने थोड़ा डायरेक्टर होने का मैंने फायदा उठा लिया वहाँ पे, बात करके थोड़ी देर बात किया, कंफर्टेबल किया उसको, तो समझ में आ गया कि नहीं वो एकदम आकर के यहाँ पे एडजस्ट कर ली। तो वही हुआ, उसने मेरे से एक दो चीजें बोली कि देखो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरे पे शक न करे। मैंने मेरे दिमाग मेरे अंदर ही नहीं, मेरे ब्लड में ही नहीं चीजें नहीं करते आप शक? ना 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 बिल्कुल, वो है भी नहीं ऐसी, दूसरा ये शक भी नहीं करता। नहीं फिर भी परवरिश है ही नहीं यार, वो लाइफ अलग अलग जैसे अगर वो मतलब खूबसूरत तो होगी, हाँ कोई देख भाई मैंने आज तक उसका फोन नहीं देखा है। इंस्टा पे वो बहुत एक्टिव रहती है, व्लॉगिंग करती थी, ठीक है, मैंने कुछ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हेल्प करता हूँ। तुझे कैमरा चाहिए, DSLR चाहिए, ये ले, तुझे वो चाहिए DJI Osmo 3 चाहिए, ये ले, तो मैं ऐसे हेल्प करता हूँ, क्योंकि यार देखो वो भी शक नहीं करते, नहीं फोन नहीं चेक करते, नहीं कुछ नहीं, वो पता लग जाता है एज ए डायरेक्टर। मैं फिर वो बोल रहा हूँ, डायरेक्टर होने का ये बड़ा फायदा है क्या, तो उसकी साइकोलॉजी मैंने पकड़ ली कि नहीं ये लड़की को, इसको जितना मैं छूट दूंगा उतना ये मेरा नाम रखेगी, मतलब खराब नहीं करेगी, तो अच्छा है। और वो यार ये ना लड़कियों को पता नहीं, मैंने देखा है लड़कियों को लोग ऐसा क्यों, शक तो मुझे भी, मेरे पे भी तो करना चाहिए ना लोग, या उसको भी, मैं क्यों करूं? तो दोनों हम बराबर है ना, पार्टनर होते हैं, पार्टनर बराबर के तो बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ का मतलब होता है पार्टनर, तो पार्टनर तो 50-50% की चीजें हैं, तो वो रहनी चाहिए। तो मैं बताऊं, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी एक बच्ची है, इरा, 3 साल की होने वाली है अभी 15 तारीख को। तो मेरी किस्मत है कि मुझे लड़की हुई, मैं लड़की चाहता था, लड़की। हाँ लड़कियां देखो, लड़कियों की मैं एक वजह बता रहा हूँ, एक तो लड़कियां जो है ना थोड़ी सी सुंदर हो जाए तो बहुत अच्छा और मजा आता है, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है। दूसरा उनको कपड़े सुंदर सुंदर पहनाओ, उनके मेकअप करो तो डॉल सी लगने लगती है ना। दूसरा लड़कियों की खास बात है ना, रौनक होती है। दूसरी खास बात क्या होती है, लड़के ना आजकल मैंने देखा लड़के बगावत कर देते हैं माँ बाप के साथ, लड़कियां नहीं करती भाई, बिल्कुल नहीं, लड़कियां नहीं कर सकती, तो लड़कियों के साथ में बड़ा अच्छा है। तो लड़कियों का नेचर अलग होता है, ठीक है वो दूसरे के घर में जाएंगी लेकिन आपका भी ख्याल रखेंगे, है ना, प्रॉपर ख्याल। और आजकल तो लड़कियां ज्यादा रख रही है, हाँ लड़कियां रखनी है लड़के। और दूसरा क्या है कि जो टाइम है वो लड़कियों का टाइम है, आजकल लड़कियों का टाइम है, तो सच में हाँ लड़कियों का टाइम है यार। तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में कि मतलब मुझे सही चीजें मिली। हमने भी अपनी जिंदगी में कोई इतने वैसे काम नहीं किए, ठीक ठाक काम किए, अच्छा एक स्टेटस अपना एक मुकाम बना के रखा फिल्म इंडस्ट्री में, कोई ऐसे उंगली नहीं रख सकता है, तो उसी लिए शायद गॉड ने पर्सनल लाइफ में अच्छा रख दिया है सब। मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे, हटके हैं पर इसलिए पूछती हूँ क्योंकि पॉडकास्ट सब देखते हैं, और जब देखते हैं तो लोग, बहुत सारे लोगों की एक छोटी सी बातों से ना लाइफ बदलती है सर, है ना। तो रिलेशनशिप के ऊपर सवाल है, लोग चीट क्यों करते हैं? देखो चीट शायद इसलिए करते हैं कि ये शायद वहाँ से जो सामने वाला पार्टनर है उनसे जो उनको एक्सपेक्टेशन थी वो शायद वो एक्सपेक्टेशन पूरी, हालांकि एक्सपेक्टेशन लोग बोलते हैं आजकल बड़ा ज्ञान देते हैं कि किसी से उम्मीदें ना करो तो लाइफ अच्छी जाएगी। अरे क्यों ना करो सही बात है। आपने बच्चे को पैदा किया है, आप उसे पाल रहे हो, तो एक्सपेक्ट क्यों ना करो, आपने शादी की है, वही तो मोटिवेशन है। लड़की शादी करके आई है तो वो क्यों ना अपने हस्बैंड से उम्मीद करे, बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड क्यों ना करे, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड क्यों ना करे। ये तो नाटक है, लोग जो बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाह रहे, नहीं करनी चाहिए, चीटिंग हाँ करनी चाहिए। चीटिंग का मैं अपने उससे बता रहा हूँ, मेरा नजरिया ऐसा है। नहीं बात तो सही बोली है ना। और इससे जितना आप समझाने की कोशिश कर लो, इतने बड़े ज्ञानी इतने बड़े महात्मा कोई नहीं है भाई जो किसी से उम्मीद नहीं करेगा, हर आदमी उम्मीद करता है ना। फिर तो भगवान ही बन के पैदा हो जा। मैं देखो मैं बहुत ही लिबरल आदमी हूँ, बहुत ही, मैं ज्यादा ना तो गॉड वॉड में बिलीव करता, बहुत ही लिबरल आदमी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची पैदा होगी तो मैं उससे, मुझे थोड़ी थोड़ी सी उम्मीद होती है उससे कि नहीं यार लड़की है ये, मेरा ये जो है मुझे मेरे लिए मेरे साथ में बगावत नहीं करेगी, तो ये एक्सपेक्टेशन ही तो है ना कि मैं उससे सोच रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करेगी।
तो चीटिंग का मतलब ये है कि चीटिंग आदमी तभी करेगा जब उसे वो उम्मीद उस पे सामने वाला बंदा खरा नहीं हो पा रहा है, उतर पा रहा है, रिश्ते आपके बहुत खराब हो गए हैं, आप बैठ के बात नहीं कर पाते हो, है ना। तो बैठ के बात करना सबसे आसान तरीका है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। बैठ के, और रिजिड नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ पर अड़ना नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कल को कुछ चीज़ें खराब हो जाए तो ख़त्म कर दो ना, आसान नहीं है बोल करना है, लेकिन कर दो ख़त्म, क्या हो गया। तो चीटिंग से बचने के लिए के भी बहुत तरीके हैं और चीटिंग करने के भी बहुत कैसे बचे, क्योंकि ये सवाल जब मैं अपने पॉडकास्ट में डालती हूँ तो बहुत अच्छे जाते हैं। हाँ, इसलिए चीटिंग से बचने के लिए देखो सबसे अच्छा तरीका है बैठ के बात करो और बताओ। जैसे वेस्ट में होता है, वेस्ट में क्या होता है, मैंने देखा बहुत सारी फिल्में भी बनी है और रियल में भी बहुत यारों दोस्तों से हमने पता किया है, पता लगा है। वहाँ पे क्या होता है, जैसे दो पार्टनर हैं, आप अगर गूगल पे उठाओ तो आपको लगेगा कि अरे यार इतने सारी शादियां की इसने। आप किसी भी प्रेसिडेंट यूएस के किसी भी आदमी को या वेस्ट के किसी भी आदमी को, और 3-4 शादियां की हैं, किसी भी एक्टर का डेटा उठाओ, वो नहीं, वो वहाँ बहुत ही क्लियर है। वो आपको लग रहा है कि यार मेरा अभी इससे मैं नहीं रह सकता इसके साथ, तो बैठ के बात करते हैं, देख भाई मेरी प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये हो रही है, पहले वो बात करते हैं, बात नहीं हो रही है तो हट जाते हैं। तो ये हमें भी करना चाहिए। चीटिंग से बचने का सबसे आसान तरीका है आप बैठ के बात करो कि देखो यार मैं तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे नुकसान मतलब मुझे प्रॉब्लम दे रही है। अगर वहां पे सॉल्यूशन निकलता है ठीक है, नहीं है तो हट जाओ, चलो। क्यों चीटिंग करने का मतलब क्या है यार, हट जाओ, क्यों नहीं करना चाहिए। चीट तो नहीं करना चाहिए, चीटिंग से बचना चाहिए, है ना। तो मैं तो सभी को बोलता हूँ कि भाई चीटिंग से बचना चाहिए, करो मत, है ना। अच्छा, एक चीज और, डिवोर्स क्यों हो रहे हैं सबसे ज्यादा यार डिवोर्स का जो आज की डेट में ना सर, साल भर भी शादी खींचना बहुत बड़ा वो हो रखे हैं, टास्क हो रखा है। टास्क है, बिल्कुल टास्क है। देखो उसमें ये हो रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है ना पुरुष प्रधान रही है हमेशा, है ना। अभी क्या है, माहौल ऐसा हो गया कि फीमेल भी बढ़ चढ़ के बराबर में और आना चाहिए, बराबरी का दर्जा देना चाहिए, है ना। ये कोई गाय भैंस तो है नहीं, है ना। गाय भैंस तो है नहीं लड़की। और आपकी मानसिकता क्या है कि आप सोचते हो कि एक शादी कर लिए तो आपने गाय पाल ली, भैंस पाल ली, है ना। ऐसे सोच, ये मानसिकता है भाई, शहरों में भी है ये कि यार शादी इसीलिए करते हैं कि माँ बीमार है तो शादी कर दो। तो वो गलत है, वो उससे बचना चाहिए, उससे बचो, है ना। तो मतलब शादी कर डिवोर्स ना हो उसके लिए क्या किया जाए। डिवोर्स ना हो तो डिवोर्स से बचने के लिए यही है कि हमें देखो, एक तो एजुकेशन हालांकि ले रहे लोग, लेकिन तब भी डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं, है ना। तो खुलना हमें ना बिल्कुल इंसान बनना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। इंसान बोलो तो एकदम देसी, ग्राउंडेड, जमीन स्तर पे रहना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी डिवोर्स होने के चांसेस वो हो रहे हैं, तो फिर इंसान बने रहने का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार बात करो उससे बैठ के, है ना, कि देखो मेरी लाइफ जो है ये थी, तुम इस तरह एडजस्ट कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ ये है, मैं ऐसे एडजस्ट कर पाऊंगी। तो अगर हम बैठ के बात करने लगे ना तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी जो फिल्म है बोले चूड़ियाँ, वो इसी पे आधारित है, डिवोर्स पे। रिलीज नहीं हुई, तो जब आएगी तब पता लगेगा। तो उसका जो सीन है ना, वो इस तरह का है कि यार वो लड़का छोड़ देता है घर पे, प्रेग्नेंट है वो, बच्चा भी गिर जाता है उसका, लेकिन जब वो मिलते हैं ना तो एंड का जो सीन है हमारा क्लाइमैक्स, वो अभी रह गया है। तो क्लाइमैक्स में यही है कि वो दोनों जो है हस्बैंड वाइफ, वो बातें शेयर करते हैं पूरी दुनिया के सामने, जज के सामने, कोर्ट रूम में, जो कभी वो आपस में भी नहीं कर पाए थे। तो उनकी लाइफ, हाँ ये सही बात बोली आपने। तो लोग आपस जो अंदर की बात है ना, पता नहीं, मैंने देखा चाहे जितना आप यार खुल जाओ, लेकिन जो अंदर चल रहा होता है ना, फिर भी वो लोग शेयर नहीं करते। जिस दिन वो करना शुरू कर देंगे, रिश्ते बन जाएंगे। दूसरा एक बात, वो सख्त है लेकिन बहुत ही अलग है, अपनी लाइफ में ना तीसरे इंसान को कम घुसाओ, लड़का हो या लड़की। मैंने तो एक चीज़ भी देखी, आप भी, मैं इंस्टा पे रील देखता रहता हूँ, बहुत देखता हूँ, तो पता लगता है कि यार वो
ज़्यादातर डिवोर्स जो है वो लड़की के घर वाले घुस जाते हैं लाइफ में, लड़के के घर वाले सच में उनको वो घुसते नहीं है, हम घुसाते हैं उन्हें, घुसाते हैं। है ना। वो ठीक है, उन्होंने शादी कराई और सारे उनके अलग फर्ज हैं, उनके भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निभाओ, बहुत निभाओ, लेकिन उनको अपनी लाइफ में जो आपकी दोनों की लाइफ है ना उसमें ज्यादा ना घुसाओ किसी को। जिस दिन आपने उन लोगों को घुसाना कम कर दिया उस दिन आपके रिश्ते ठीक होने शुरू हो गए। हाँ, टूटने की वजह तीसरा ही होता है हमेशा, चाहे वो पर्सनल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आप और झगड़े हो, आपके घर फैमिली के झगड़े हो, तीसरा ही होता है। आपस के बहुत कम इशू होते हैं, आपस के बहुत, देखो आपस में मैं तो खुद शादी अभी मेरी हुई है 4 साल हुए, मैंने भी एक चीज आजमाई है, हमारे आपस में होते नहीं है इस तरह, लेकिन जहां तीसरे आदमी की बात होने लगेगी तो आपस में टेंशन होने लगती है। तो तीसरों को की बात ही मत करो ना उनमें, और तीसरा आपके साथ में भी नहीं है ना, तो तीसरों को लेकर के ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। नवाज सर की एक मूवी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो डायलॉग अपने स्टाइल में बोले सर। मैं बोलूं? हाँ, यार मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं तो बुलवाता हूं, मुझे बोल रहे हो सर। आज आपको मैंने वो लिया है, क्या बोलते हैं उसे, क्या डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार और एक और डायलॉग है आपको याद उनके? कौन सा? टक से वो वाला नहीं, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आपने एक्टिंग क्यों नहीं की। हाँ, है ना, ये रह गया था मेरा सवाल। ये सवाल रह गया था ना। हाँ, तो मेरे से बोलते हैं एक्टिंग क्यों नहीं की। मेरे और दूसरे भाई भी हैं, वो छोटा मोटा करते रहते हैं, मतलब अपने आप ही कुछ शॉर्ट फिल्म बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गाना बना रहा है। एक मेरे भाई हैं देहरादून के, अलमास भाई, वकील हैं पेशे से, तो भी आने के पहले मैंने उनका फेसबुक पे देखा, बड़ी अच्छी एक प्रैंक डाला हुआ था उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा यार भाई अलमास, मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो आप तो यार, तो है ही, देखो परिवार में है। मैं क्यों नहीं कर पाता, जब कैमरे के आगे डायलॉग्स बोले नहीं जाते, मैं भूल जाता हूँ, उड़ जाता है सब, कैमरे के पीछे सब याद रहेगा मुझे, एक एक डायलॉग याद रहता है, जैसे ही सामने आता हूँ तो मेरे पे नहीं बोले जाते। बोले चूड़िया में एक सीन किया मैंने, छोटा सा सीन था, मैंने चलो यार हम भी सुभाष घई की तरह अपनी एंट्री देंगे, साथ में अपना असिस्टेंट है, तो वो डायलॉग है कि किसने खड़ा किया इनको यहाँ पे, हटाओ इसको यहाँ से, नो टेक हुए उसमें, मेरे असिस्टेंट को मैंने दे रखा था डायरेक्टर ही सामने खड़ा है कैमरे के आगे, नो रीटेक हुए, और मैं डर गया, मैंने चल बे हट, मुझे नहीं रखना, चलो हटाओ यहाँ से, हटाओ ये सीन। तो मतलब मेरे पे डायलॉग्स याद नहीं होते, कुल मिला के बड़ा टास्क है डायलॉग याद रखना एक्टर के लिए यार। फिर आपके दिलो दिमाग में तो स्टोरी और डायरेक्शन चलते रहते हैं, वो चलता रहता नहीं, डायलॉग्स भी रहते हैं लेकिन कैमरा के पीछे, बिहाइंड द कैमरा, कैमरा के आगे। इसीलिए डायरेक्टर, क्योंकि आप लोगों को अच्छा डायरेक्ट कर सको कि ऐसा कर। खुद अगर करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा खुद, है ना, वो दूसरों का काम है। सबसे फेवरेट मूवी नवाज सर की आपको कौन सी लगी? यार नवाज भाई की मुझे सबसे अच्छी फिल्म लगी है, एक फिल्म थी कांस में थी, वो मिस लवली, बड़ी अच्छी फिल्म है, उसमें देहरादून की एक्ट्रेस है वो निहारिका सिंह, मिस इंडिया थी, और नवाज भाई हैं, वो बहुत पहले आई थी, वो आज तक की सबसे ज़बरदस्त फिल्म लगी है मुझे उनकी। वो डायरेक्शन भी बड़ा अच्छा किया डायरेक्टर ने उसमें, और एक्टिंग भी नवाज भाई की अलग थी। वो इंडिपेंडेंट सिनेमा टाइप की फिल्म थी, पैरेलल फिल्म सिनेमा था वो, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, आज तक मैं कभी भी जब होता है देखता हूँ वो फिल्म। ऐसी कौन सी मूवी है, मतलब ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको लेके आप मूवी बनाना चाहते हैं? जिस एक्टर को लेके मुझे, एक्टर और एक्ट्रेस में मैं चाहता हूँ प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना। ठीक है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, काम बहुत अच्छा है उनका, मैंने देखा उनमें जो वेरिएशन है ना, वो लोगों ने कुछ करवा पाए, कुछ नहीं निकाल पाए, लेकिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा। वो बूढ़ी हो जाएंगे ना, मैं करूँगा उनके साथ में काम। ठीक है, दूसरा एक्टर में मैं करना चाहता हूँ धनुष के साथ का, साउथ का जो एक्टर। अच्छा, हाँ। जिन्होंने वो मूवी करी, क्या है उनका? रांझना। नहीं, कौन सी मूवी थी? अभी आई थी ना, हाँ फिल्म। कौन सी?
अभी आई थी ना लास्ट में, पिछले 2-3 महीने पहले ही, लेकिन वो इतनी कोई चली नहीं। तेरे इश्क में, हाँ वो चली नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने देखी भी नहीं, मेरे याद नहीं आ रही। लेकिन उनकी फिल्में, साउथ की फिल्में देखो आप, क्या काम किया है। रांझना देखो ना, जिसमें सोनम कपूर थी, क्या काम किया बंदे ने, बहुत अच्छा एक्टर है वो धनुष। तो मैं धनुष के साथ में काम करना चाहता हूँ। ओके, आप पे अगर मूवी बने फ्यूचर में, रैपिड फायर का सवाल है, नॉर्मल फन वे में, तो क्या रखना चाहोगे अपना मूवी का नाम? मैं तो ये रखूंगा अपनी, अगर मेरे पे फिल्म बनने लगे, एक्सीडेंटल बर्थ। हम भी एक्सीडेंटल बर्थ हैं। एक्सीडेंटल बर्थ, अच्छा, तो वही फिल्म बननी चाहिए अपने ऊपर। अच्छा, आजकल ना एक नई न्यूज आ रही है राजपाल सर की, हाँ, उसके बारे में क्या कहना है आपका? यार देखो, वो तो बेचारे ने फिल्म बनाई थी, राजपाल भी मेरी फिल्म में थे, बोले चूड़िया में। और मेरे बहुत, मतलब मैं अच्छे से नज़दीक से जानता हूँ, तो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने फिल्म बनाई थी, इन्वेस्ट करवाया था पैसा मुझे। बट देखो, एक्टर का क्या होता है ना, इसीलिए एक्टर को कुछ चीज़ों का पता नहीं होता है ना। एक्टर जब प्रोड्यूसर बनते हैं ना, तो उनके आसपास के लोग उनको बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अब एक बात बताओ, उन्होंने फिल्म बनाई, सामने वाले ने पैसा लगाया फिल्म में, तो इनसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो उधार करवा दिया। उधार थोड़ी है पैसा, वो देखा जाए इन्वेस्टमेंट था ना वो। तो ऊपर से जो इन्वेस्टर का बेटा जो है, वो उसे लॉन्च करना था उनको। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए बेचारे, उसके चक्कर में आज जेल में है बंदा। वरना ये, यार मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा कभी इंडस्ट्री में कि आपने, किसी ने पैसा लगाया है फिल्म में और बाद में जो डायरेक्ट कर रहा है या एक्टर है, उसी को पैसा वापस करना पड़ेगा, उसके लिए जेल जाएगा? नहीं, वो तो उसने लॉस हुआ तो हो गया है ना। 100 फिल्में बनती हैं, 1000 फिल्में बनती हैं, नुकसान हुआ तो हो गया। तो इन्वेस्ट था, वो इन्वेस्टमेंट था। और इन्वेस्टमेंट को पता नहीं इन्होंने किस तरह का वो एग्रीमेंट किया, इनकी टीम ने ध्यान नहीं दिया। एक्टर तो नहीं ध्यान देते बेचारे, उनकी तो 100 चीजें हैं, लेकिन उनकी टीम को ध्यान देना था। क्या क्लोज था उसके अंदर, है ना। उस क्लोज की वजह से वो फंस गए, और वो उसका 5 करोड़ का इंटरेस्ट हो गया, वो 9 करोड़ हो गया, 9 करोड़ हो गया। तो वो अब आ रहे हैं सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, हेल्प होना चाहिए सबको, एकजुट होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में, उस बंदे के साथ में वो चीज ठीक नहीं हुई है ना। ये हम लोग क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजपाल ने फ्रॉड किया उसके साथ। एक्चुअली में राजपाल भैया के साथ में फ्रॉड हुआ है ना। फिल्म, यार कोई चीज आप खरीद रहे हो, खरीदने के बाद में वो पैसा वापस कैसे ले सकते हो आप? सिंपल सी बात है ना। उसने, बंदे ने फिल्म में पैसा लगाया है, जिसने केस किया, तो वो नुकसान हुआ तो उसका हुआ ना, राजपाल को क्यों देना है? तो वो बड़ा गलत हुआ है उस आदमी। वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने देखा है, बहुत ही लोगों की मदद। नवाज भाई का वो इंटरव्यू था एक, जो आजकल वायरल हो रहा है, तो रियली में उसके घर के लंगर खुले रहते थे, सारे स्ट्रगलर। और 20 साल पहले, 15 साल पहले तक ऐसे ही था, उनके घर के लंगर खुले, लोग जा करके पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके घर में जाके खाना खाते थे स्ट्रगलर लोग। वो इतना दिलदार आदमी है। तो वो गलत हुआ है उनके साथ में, क्योंकि उसके फ्रॉड राजपाल भैया के साथ हुआ एक्चुअली में। तो हम तो राजपाल का फेवर करेंगे हर किसी भी हालत में, है ना। इसीलिए पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। इस तरह कभी किसी एक्टर के साथ में इंडस्ट्री खड़ी नहीं होती है, बट उनके साथ में हो गई है, क्योंकि आदमी बहुत अच्छा है, सिंपल है। हाँ, एकदम सिंपल आदमी है। डायरेक्टर गुस्सा या डायरेक्टर शांत? शांत। एक्टर लेट आए तो कट या फाइट? कट। बजट कम हो तो जुगाड़ या जुगाड़? हाँ, तो जुगाड़ ही हो। स्क्रिप्ट लिखते वक्त चाय या कॉफी? चाय। शूट पे सबसे ज्यादा कौन सोता है? शूट पे सबसे ज्यादा कौन सोता है? देखा नहीं कोई सोता है, कोई नहीं सोता। लेकिन आपका जवाब है तो मैं बता देता हूँ, सेटिंग वाले बहुत सोते हैं। सेटिंग बॉयज होते हैं, आर्ट डायरेक्टर के असिस्टेंट्स। वो जहां भी टाइम मिले वहीं सो जाते हैं वो। हाँ, बहुत मेहनत उनका क्या होता है, उनका अलग काम है। वो जो है लगे रहते हैं। जब हम सेट पे जाते हैं हमें लगता है कि यार नहीं, सब सेट हो चुका है, लेकिन वो रात भर की मेहनत थी। तो जब शूट चलता है ना, तो अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो 3 सो जाते हैं, क्योंकि रात भर उन्होंने काम किया है।
तो इसलिए शूट पे सबसे ज्यादा सेटिंग बॉयज होते हैं। एक्टर का डायलॉग भूल जाए तो डब या डू? डब। कैमरा ज्यादा भारी या एक्टर का एटीट्यूड? क्या भारी है? एक्टर का एटीट्यूड। एक्टर का एटीट्यूड। एक्टर का एटीट्यूड। रीटेक 1 या रीटेक 21? 21। डायरेक्टर की सबसे बड़ी आदत? सिगरेट। सिगरेट आप भी पीते? मैं तो नहीं, मैंने छोड़ दी, लेकिन सिगरेट पीते हैं लोग। मॉनिटर पे लगे हैं सिगरेट, हमेशा डायरेक्टर ज्यादातर पर सिगरेट। क्यों पीते हैं? उनको लगता है कि हमारा दिमाग चल रहा है अभी, ये कुछ वो एक्टिविटी सिग्नेचर है क्या उनका? हाँ, सिग्नेचर नहीं होता, नहीं वो एक मैंने जब मैं तो बहुत सिगरेट पीता था, मैं दिन की 40 सिगरेट पी जाता था। तो फिर मैंने 2021 में छोड़ दी। तो मेरे सिगरेट पीने की वजह होती थी, नहीं दिमाग चल रहा है, अच्छा ये सिगरेट पी रहे हो, आप सोच रहे हो, एक्टिविटी चल रही है आपके अंदर, आप एक्टिविटी करते हुए सोच रहे हो। डायरेक्टर का क्या होता है, या राइटर भी, वो भी सिगरेट बहुत पीते हैं, आप एक्टिविटी कर रहे हो और सोच रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन है। ज्यादातर डायरेक्टर का यही कॉम्बिनेशन होता है, सोचते हैं। फैशन भी हो सकता है। हाँ, फैशन तो बना लिया लोगों ने, लेकिन ये है कि ज्यादातर यही है। डायरेक्टर सॉरी, सेट पे सबसे ज्यादा ड्रामा सीन में या ग्रीन रूम में? ग्रीन रूम में। अवार्ड मिले या फ्री का खाना मिले, क्या पसंद है? अवार्ड। ओके, फिल्म हिट हो या एक्स को रिग्रेट हो, क्या पसंद है? एक्स को रिग्रेट हो। भैया आप जख्मी दिल हो इसका। और ये पॉडकास्ट अगर मैडम ने देखा तो छोड़ेगी नहीं आपको। पूछेगी कौन है बताओ। ओके, मॉर्निंग सूट या मूड या फोन ऑफ? फोन ऑफ। एक्टर सॉरी, एडिट के टाइम सबसे ज्यादा कौन रोता है? एडिट के टाइम? वो तो रो नहीं ना। हाँ, एडिट के टाइम सबसे ज्यादा जो है डायरेक्टर होता है, बैठ के, अगर डायरेक्टर बैठा हुआ है साथ में, उसे लगता है क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैंने शॉट क्यों नहीं लिया था यहाँ पे, ये शॉट क्यों नहीं लिया, ये शॉट क्यों छूट गया। तो सबसे ज्यादा डायरेक्टर परेशान होता है वहाँ एडिट में, सीरियसली। वहाँ पे आपकी कारनामे खुलते हैं ना, दुकान खुल जाती है एडिट के टाइम पे। अच्छा ये शॉट लेना था, ये रह गया, ये हो गया, वो कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम हो गई, एक्शन कंटिन्यूटी। तो डायरेक्टर को मैंने सबसे ज्यादा परेशान देखा है एडिट रूम में। फिल्म रिलीज के दिन एक्साइटमेंट या टेंशन? टेंशन। वन वर्ड फॉर ट्रोल? ट्रोल तो ट्रोल है, वन वर्ड है ट्रोल। ट्रोल। किसी ने किया? किसको? किसी को, आपको कभी? मुझे तो अभी मुझे नहीं मिला ट्रोल करने का, मैं मौका ही नहीं देता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कोई ट्रोल करे। हाँ, चाहता हूँ ट्रोल करे। कुछ आप निकालो इसमें से कि ट्रोल करें लोग। ट्रोल कैसे कर सकते हैं आपको ट्रोल? एक तो आप कामों में व्यस्त रहते हो, तो कहाँ से करेंगे? देखो, देखते हैं ट्रोल। वैसे ट्रोलिंग का कोई ऐसे फिक्स मेथड तो होता नहीं उसका, है ना? तो ये जो पॉडकास्ट आ रहा है इसमें ट्रोल करो है? जो पॉडकास्ट आ रहा है इसमें करो। हाँ, इसमें कर दो। जम के है। डायरेक्टर का सीक्रेट टैलेंट? डायरेक्टर का सीक्रेट टैलेंट तो मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। सीक्रेट टैलेंट तो देखो अलग अलग होता है, डिपेंड। डायरेक्टर को एक आदमी तो है, वो तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है ना। तो सीक्रेट, मेरे ख्याल में सीक्रेट तो कुछ भी नहीं रखना चाहिए, टैलेंट हो या कुछ भी हो, है ना। तो इसका तो मैं ये जवाब दूंगा, सीक्रेट टैलेंट मेरे लिए कुछ नहीं है इसमें। जैसे हम इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है आपका? यार मैं बताऊं, मैं इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा नहीं जानता हूँ, है ना। मैं रियली जो आपके फीड में आते होंगे। हाँ, फीड में भी मेरे ख्याल में नहीं आते, क्योंकि हम लोग अलग तरह इंस्टाग्राम पे भी कुछ अलग तरह से देखते हैं। लेकिन हाँ, मेरी वाइफ पूरा अपडेट रहती है, तो वो जो है ना इन्फ्लुएंसर्स हैं उसके कई सारे वो पसंद करती है। तो एक जैसे मैंने पहली बार देखा, वो मैं घर में घुसा तो बड़े टीवी पे वो चल रहा है, व्लॉग चल रहा है। किसका? तो फिर देखा वो मोबाइल में, रात में देख के चुपके से वो देख रही है। क्या यार, क्या किसको तो वो कर रही है फॉलो। तो देखा तो सबा इब्राहिम करके एक ओके ब्लॉगर है, दीपिका जी का हस्बैंड, दीपिका की ननद है ना, शोएब इब्राहिम डायरेक्टर है। तो वो जो है सबा को देखती है वो। तो मैंने पूछा, मैंने सबा को क्यों देखती है, लेकिन उसकी सादगी मुझे अच्छी लगती है। वो सादी है, वो सिंपल है। तो वही चीजें देखो। तो
यही है। बाकी इन्फ्लुएंसर्स में मैंने अभी पर्सनली, मैं आपको बताऊं, कल तक की बात बता रहा हूँ, मैंने अगर किसी इन्फ्लुएंसर पे रिसर्च किया है तो मैंने कल देखा आयशा खान को। आयशा खान? हाँ है? तो मुझे वो बड़ा इंस्पायर किया उसने, आयशा खान ने। तो आयशा जी, मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मेरे दोस्त के साथ में काम किया है आपने, अफजाल की। तो उसने जब उनका गाना हिट हुआ धुरंधर का, तो एज ए डायरेक्टर मैं बात कर रहा हूँ, और वो शायद पब्लिक ने भी नोटिस किया है, उसके एक्सप्रेशन बड़े कमाल के हैं। जो हीरोइन है? नहीं, जो गाना जो था इसमें धुरंधर का जो गाना हिट हुआ है, अच्छा अच्छा, है ना, वो दो लड़कियां नाच रही हैं, वो दोनों में से एक तो वो है क्रिस्टल है, और है दूसरा? दूसरी आयशा खान है, जो बिग बॉस में आई थी। बिग बॉस में आई थी, वो आपको है? तो वो उसने मुझे, मैंने देखा, मैंने कहा यार इसके छोटे से गाने, इसमें गाने में जो एक्सप्रेशन है ना, बड़े कमाल है, और वो हिट भी हो गई, उसके बाद बहुत हिट हुई। तो मेरे एक दोस्त हैं अफजाल खान, उसकी फिल्म की है उन्होंने एज ए हीरोइन अभी पिछले दिनों। तो मैंने कल जब देखा अफजाल भाई के उस पर, मैं, हमारे तो उसमें फीड में सब डायरेक्टर, ये एक्टर, इसी तरह के लोग आते हैं, तो मैंने देखा, मैंने चलो इसके बारे में पता निकालो। तो फिर मैंने बहुत पता निकाला कि उसका एक रेस्टोरेंट भी है, भाप रे भाप, वर्सोवा में, आयशा खान का। और उसकी जर्नी मैंने देखी, वो 23 साल की 24 साल की है, और उसकी जो जर्नी थी, बड़ी अच्छी जर्नी है। तो मुझे बड़ा इंस्पायर किया उसने, लड़की ने। मैंने बताओ, छोटी सी उम्र में इस बंदी ने कितनी दुनिया देख ली है ना, कितना टॉर्चर भी झेला उसने, बहुत टॉर्चर भी झेला उसने। हाँ, और जहाँ पे वो रहती थी, और कितनी सक्सेस भी पा रही है। तो बड़ा मुझे उसने इंस्पायर किया। मैं पहली इन्फ्लुएंसर है आयशा खान जिसने मुझे इंस्पायर किया, और जिसको मैंने इतना डिटेल में जाके मैं सर्च किया। बहुत बड़ी बात है डायरेक्टरों के लिए किसी इन्फ्लुएंसर को देखना बहुत बड़ी बात है। देखते नहीं हो आप? हाँ, नहीं देखते। हमारा फील्ड अलग है। हम एक्टर को देखेंगे ज्यादातर, जिनके साथ में हम काम करना चाहते हैं। वो मेरा तो क्या है, ज्यादातर वर्ल्ड सिनेमा टाइप के उसमें ज्यादा पसंद करता हूँ। तो वही एक्टर होते हैं, वही डायरेक्टर होते हैं वहाँ के। ओके, सिनेमा के बिना जिंदगी? अभी तो अब तो बकवास है, कुछ भी नहीं कर सकते, अब नहीं चल पाएगी। हाँ, बिल्कुल एकदम नहीं चल पाएगी। सिनेमा का माहौल है, मतलब जो नवाज भाई हैं, जो यार दोस्त हैं, दूसरा भाई है, सब सिनेमा में है। तो सिनेमा की बातें होती हैं। बाहर कभी कभी लगता है, मैं आपको बताऊं, और इतने साल, मुझे तो 22 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो बाहर के लोग, अब जैसे इतने सालों में एक भी दोस्त भी सिनेमा के अलावा नहीं है मेरा। एक सिर्फ दुबई में है, साकिब नाम है उसका, साकिब बड़ा मेरा गहरा दोस्त है। तो वो सिनेमा से नहीं है, वरना इतने सालों में सारे लोग सिनेमा से हैं। सिनेमा के बारे में आप के अलावा आप सोच नहीं पाते हो, आप कर भी नहीं पाओगे। कुछ काम अभी सोचते हैं ना, कुछ काम भी अलग से होना चाहिए। भाई डायरेक्टर है, डायरेक्टर का, एक्टर का तो चलता रहता है, डायरेक्टर को तो 2-3-4 साल में काम मिलता है बड़ा। अब आगे क्या करें, तो है ही नहीं, दिमाग ही नहीं चलता है, क्योंकि आपका सर्किल ही नहीं है। आपका दिमाग चलता है अपने सिनेमा के बीच में रहते हुए, तो उसी में कुछ काम निकालना पड़ेगा ऐसा जिससे आप सरवाइव कर पाओ। तो सिनेमा के अलावा मतलब लाइफ नहीं है बेसिकली। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? यार फेवरेट सॉन्ग तो ऐसे कुछ, ऐसे फेवरेट बोलो तो ऐसा नहीं है कुछ, है ना। इसके लिए कोई तो होगा सर, इतनी अच्छी स्टोरी बताई आपने अपनी। नहीं ऐसा कोई तो एक सॉन्ग होगा। सॉन्ग तो ये ट्रेंड होते हैं, ट्रेंडिंग में आते हैं, चले आते हैं, ट्रेंडिंग में आते हैं। अब मैं तो भूल गई, आप डायरेक्टर हो। आप सॉन्ग को इमोशनली नहीं सुनते होंगे। आते हैं चले आते हैं, तो सॉन्ग का ऐसा नहीं होता। तो कोई तो ट्रेंड हुआ होगा आपको? नहीं, ट्रेंड तो देखो आजकल जैसे क्या होता है ना, मैंने धुरंधर के गाने में, मेरा अभी बता रहा हूँ, लेकिन मेरे वो गाना याद नहीं आ रहा। कौन सा वाला? जो आयशा खान वाला गाना था, वो क्रिस्टल डिसूजा, शरारत, है ना, शरारत सॉन्ग। वो इतना अच्छा पिक्चराइज किया, इतने अच्छे इमोशन आए हैं उसके गाने के अंदर, लेकिन वो एक बार वो सबके लोगों की जुबान पर रटा हुआ था, है ना। अब वो हट करके कुछ और आ गया है। अभी मैं कल वाइफ को दिखा रहा था, और रोमियो का गाना सुना रहा था। विशाल भारद्वाज की फिल्म आ रही है, वो कल रिलीज होगी, है ना। तो उसका गाना मुझे, नीचे पान की दुकान ऊपर जूली का मकान, है ना, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। कल से मैं 5-6 बार सुन चुका हूँ। विशाल जी को मैंने मैसेज किया, विशाल जी मेरे साथ में टेनिस खेलते हैं, विशाल भारद्वाज। तो मैं आपका गाना मैंने 4 बार देख चुका, मैं 5 बार। आपका पूरा दिन का शेड्यूल क्या होता है, मतलब रूटीन क्या है?
मेरे दिन का पूरे दिन का रूटीन ये रहता है, सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे, है ना। सुबह उठने के बाद में थोड़ा मैं वॉक वूक करके आता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर आने के बाद में बीवी बच्चे अपने टाइम से उठते हैं 9-10 बजे, बट मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, खुद चाय बनाता हूँ। अच्छा, उसके बाद में क्या है कि मुझे एक आदत पड़ी हुई है, बड़ी ख़राब आदत है और बहुत अच्छी भी बोल सकते हैं। मैं जब तक, मुझे सफाई की बहुत आदत है, तो मैं आज तक 4 साल में घर में नौकरानी हो या कोई भी हो, मैं अपने आप साफ करता हूँ। जो अपना रूम है ना, वो खुद साफ करता हूँ डेली, और पूरे घर की डीप क्लीनिंग वीकली मैं करूँगा। अभी परसों को सैटरडे को मेरा नंबर है, मतलब मुझे करना ही करना है, मैं किसी से करवाता नहीं हूँ। तो मुझे मेरे दिन के शेड्यूल में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। मेरे शूज़ हों, देखो मैं चल के आया, मेरे जूते देखो आप, तो ये ना मैं सफाई क्लीनिंग का बड़ा ख्याल रखता हूँ, और मैं अपने आप करता हूँ। तो स्पेशली जो आसपास की चीज़ें, मेरा लैपटॉप होगा या जो भी बच्चे के खिलौने होंगे, तो मैं अपने आप लग जाता हूँ, उसको बच्ची के जूते साफ करने लगता हूँ। तो मुझे क्लीनिंग का मेरे दिन में वो उसका बड़ा होता है, टाइम जाता है क्लीनिंग में। और फिर मैं अपना स्क्रिप्ट पे बैठ जाता हूँ, जो चल रहे हैं, बहुत सारी होती हैं कुछ फिल्में देखनी, और डेली एक फिल्म देखता हूँ। हाँ, डेली 1 या 2 फिल्म देखनी है, तो ऐसा है। और वो भी यहाँ की फिल्में नहीं देखता हूँ मैं, अपनी ज़्यादातर फिल्में नेटफ्लिक्स पे जो वर्ल्ड सिनेमा वाली फिल्में होती हैं वो देख लेते हैं, तो ऐसे होता है। फिर बच्ची को बहुत टाइम देता हूँ, अभी जैसे डायरेक्टर हूँ तो डेली तो काम है नहीं, तो जो बच्ची है, मेरी बेटी है, उसको मैं बहुत वक्त देता हूँ, क्योंकि यही टाइम है उसको टाइम देने का। फिर तो वो बड़ी हो जाएगी, उसे अभी जैसे वो अगर जिद करती है तो गोद में मैं उसे इतना गोद में लेकर रखता हूँ, क्योंकि अभी छोटी है वो, बाद में जब बड़ी होगी गोद में थोड़ी ले लेंगे उसको, यार टाइम बदल जाएगा। तो अभी जितना टाइम साथ में गुजारो। ये सारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात कही सर ने कि भाई उसके बाद तो बड़ी हो जाएगी, वो कर पाएंगे। मैं मतलब उसकी माँ उतना उसको नहीं बहलाती जितना मैं बहलाता हूँ। मैं फिर बिल्डिंग में नीचे वो झूले वूले लगे होते हैं, स्लाइडिंग है, लेके जाता हूँ, सब अपने आप करता हूँ मैं उसके लिए, ठीक है। और मतलब मैं तो ऐसा हूँ कि कभी कभी उसे नहला भी दूंगा, है ना। ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि अब उसको कपड़े में पहनाता हूँ। माँ ने नहलाने के बाद मैं रूम में जैसे लेके आए तो उसको कपड़े वपड़े में पहना देता हूँ। तो मैं खुद, मतलब मैं बहुत फैमिली वाला भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ मेरी बेटी का कि यार एक तो डिसीजन मेरा था भाई, बच्ची एक दुनिया नई लाइफ को लाने का, दूसरा है कि फिर वो बड़ी हो जाएगी, अभी जितना उसको टाइम दे सकते हो दे दो। तो अभी आजकल फिलहाल जो ज्यादातर टाइम जो होता है, अगर 12 घंटे में से मैं 8 घंटे अपनी बेटी को देता हूँ। तो एक बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ में इतनी सारी बातें करी, और सच में मतलब मेरे लिए ये वाला सेट नया सेट है, क्योंकि मैं मुंबई आई हूँ, उसके बाद नए सेट में आपको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ की आदत पड़ी होती है आपको। मुझे दिल्ली की आदत है, मैं रिलैक्स होके बैठती हूँ, वहाँ तो ऑटोमेटिक निकलता है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अनकम्फर्ट थी। लेकिन आपने जो बातें करी उससे मतलब रिलैक्स होके मैंने आपसे पूरा सुना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो अच्छी बात बताई आपकी किस्मत अच्छी है कि आप, चलो वहां से जर्नी आपकी ऐसे होती आई है ना। लोग ना, आप जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि साइकोलॉजी पकड़ना एक्टर की, है ना। यहाँ पे ना लोग ज्यादातर, अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दो सामने वाले को, तो लोग ना ऐसे ही हैं जैसे मैं हूँ ज्यादातर, सीरियसली ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। फिल्मी लोग बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ही नज़ाकत होती है चीज़ों की, बन के रहते हैं कि ठीक है यार बाहर की दुनिया को दिखाना है, लेकिन आप अगर उनको खोल दोगे ना तो खुल जाते हैं। वो चाहे बड़ा कोई शाहरुख खान हो, शाहरुख साहब हो, या और कोई भी हो, सब खुल जाते हैं, सब सादे लोग हैं यार। सिंपल सी टीवी देखी मैंने। अधिकतर क्या होता था सर, जैसे अभी चिकन लेग पीस वाले सर आए थे, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने एटीट्यूड में रहते हैं। आप बड़े प्यार से मिले, अरे चलो फोटो खींच, जबकि आप खुद भी डायरेक्टर हो, चलो फोटो खींचते हैं। वो बड़ा अच्छा लगा कि आप डाउन टू अर्थ हो बड़े, और लोगों को रिस्पेक्ट करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए दिल्ली में, तो हम देखते हैं कि लोगों का अपना ही एक रवैया होता है। सामने वाला को सोचते यार यही मिले हमसे, या यही फोटो खिंचाए, कहीं हमें थोड़ा वो नहीं, पर आपके अंदर वो नहीं, मुझे अच्छा लगा। फर्क होता है, देखो जर्नी होती है हर किसी की। हमने तो प्रूव किया है ना भाई, कहाँ से आप कहाँ पहुँचे हो। तो मेरे स्पेशली मेरे भाई ने
तो हमने उनको देखा है। हम तो कुछ, मेरे से तो आप मतलब मैं तो इतना हूँ भी नहीं, अगर उनसे मिलोगे तो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल सिंपल इंसान है। तो यार जो आज की डेट में इतना बड़ा सक्सेस है और वो बिल्कुल सिंपल है, तो दूसरे लोगों को मुझे नहीं लगता कि इतना होना चाहिए। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े लोग हैं कि जो सिर्फ उनको खोलने की जरूरत है, कंफर्टेबल करने की जरूरत है। सब ऐसे ही हैं यार, हम अंग्रेज नहीं है ना, हम विदेशों में पले बड़े, हम इंडियन हैं, ठीक है। इंडियन लोग बड़े सादे होते हैं, सिर्फ जरूरत है उनको कंफर्टेबल करने की और उनके घुलने मिलने की। आप अगर घुल मिल जाते हो बहुत जल्दी, ये कला आपके हाथ में है ना। अगर आप जल्दी घुल मिल जाते हो तो ज्यादातर लोग मेरे जैसे मिलेंगे, है ना। तो मजा आया मुझे बहुत सारा, मुझे भी बहुत मजा आया, और आपकी आपकी जर्नी जो है जर्नी ये को सुनने के लिए। और मेरी मतलब बस बहुत सारे पॉडकास्ट के लिए आते हैं मैसेज, हम भी लोगों को अप्रोच करते हैं। हमने ही आपको अप्रोच किया था, तो वो अच्छा लगा। लेकिन मेरी लाइफ के पहले डायरेक्टर हो जिनको मैं प्रोडक्ट पॉडकास्ट कर रही हूँ। अभी तो बहुत सारे लोगों को होगा, लेकिन पहले डायरेक्टर। आपके लिए पहला है, मेरे लिए भी पहला पॉडकास्ट है ना। तो मैंने सोच के रखा था कि नहीं यार, बिल्कुल एकदम सिंपल चीजें बनाने में ज्यादा, और सिंपलिसिटी बहुत मुश्किल भी होती है। मुझे तो, मैं जब पॉडकास्ट करती हूँ ना सर, मुझे सामने वाले के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। फिर जो मेरा एक्सप्रेशन निकलते हैं, फिर जो मुझे अच्छा लगता है, मजा तो तभी है, वो बड़ा अच्छा। तभी तो इतनी देर से आप भाई घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो लगाते होंगे, 1-1.5 घंटा, तो वो तभी तो बनता है अगर आप प्लान करके आए हो ना। कि ये कुछ चीजें होती हैं जैसे रैपिड फायर में, वो एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आप जा रहे हो, वो अलग चीज है। लेकिन इतना लंबा जो डिस्कशन हुआ है वो तो ऐसे ही आ गया है, वो ऐसे ही है ना, वो आ जाता है जब आप बात करते हो ना, कन्वर्सेशन। जब हम एक्टिंग के लिए बोलते हैं एक्टर को कि यार नहीं ये एक्टिंग करो, इस तरह करनी है, तो ज्यादातर जो है कन्वर्सेशन के लिए बोलते हैं कि नहीं आप बैठे हो कन्वर्सेशन कर रहे हो, उससे निकल के आएगा फिर, है ना। अगर आप स्क्रिप्ट में बहुत सारे सीन, मेरे सेट पे क्या होता है, मैं ज्यादातर ना सीन्स को या डायलॉग्स को लेके मैं वो नहीं होता हूँ कि नहीं यही करना है, यही करना है, नहीं। मुद्दा वही होना चाहिए जो आपका सीन बोलना चाहता है, और उस मुद्दे पे डायलॉग्स अगर उधर उधर हो गए तो क्या हुआ, है ना। सडनली एक्सप्रेशन आते हैं ना सामने वाले के। आपने बात करते करते किसी को डांट दिया तो चेहरे पे आ गए, बात करते करते आप एकदम बिल्कुल एकदम हम्बल से हो गए तो एक्सप्रेशन आ गए, है ना। आप बात करते करते आपने फंबल मार दिया तो सामने वाले के एक्सप्रेशन आ गए। वो जो है ना, वो रियल लाइफ में भी है ना। हम आपने बैठ करके यहाँ पे जो बात शुरू की, उसी से इतना सब कुछ निकला है। अदरवाइज आप बिलीव करो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि जब कंफर्टेबल कर दिया सामने वाले तो फिर आप बोलना शुरू कर ही दोगे, सिंपल सा है। तो खैर आपका जेस्चर भी आने का वही था, बिल्कुल कंफर्ट, सिंपल रहो यार, कोई वो नहीं है, पता है बहुत सब चीजें छोड़ दी हैं करके, है ना। छोड़ क्या दी है, वो इंसान है हम लोग, जाना सबको वहीं पे है, चाहे कोई कितना बड़ा हो या कितना छोटा, सबको करना वही है जो सब करते हैं। और हम अंबानी अडानी इन लोगों से बड़े नहीं हो गए हैं, उनको उनकी लाइफ आप देखो भाई। मुझे तो इन लोगों ने बड़ा इंस्पायर किया, हमारे पीएम है, इन्होंने भी बड़ा इंस्पायर किया है, ठीक है। ये लोग इंस्पायर करने वाले लोग हैं कि कहाँ से लोग कहाँ उठ के आए, आज भी रूटीन वही बनाया है इन्होंने अपना, ठीक है। वो उनकी कला है, वो पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस मैन है वो लोग, या एक्टर हैं वो, जो भी है, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूले, तो जड़ें वही रखो। आपने भी अगर सर की जर्नी देखनी है तो द कुसुम राणा शो को फॉलो करें। सर एक ऑडियंस के लिए एक मैसेज, पर आपने अभी सॉन्ग नहीं बोला, एक सॉन्ग तो मैं बुलवा के ही रहूंगी आपसे। सॉन्ग तो मैंने बोल दिया था ना, एक ही बोला, वो भी आपने, बट चलो सॉन्ग का ये स्टोरी में बोला आपने, स्टोरी में बोला है, लेकिन आप ये वो सॉन्ग के लिए आप वो कर रहे हो तो मुझे आजकल ये बड़ा पसंद आ रहा है, नीचे जूली का मकान, वो नीचे पान की दुकान ऊपर जूली का मकान। ओके, और शायद तो उसमें बोलो ना स्वर में थोड़ा सा। नहीं वो मेरे पे नहीं आएगा, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पे होता ही नहीं है, है ना। तो बाकी ऑडियंस के लिए है कि द कुसुम राणा शोज, और इनका जो है ये बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा, इन्होंने इनवाइट किया, आप लोग सब जाइए देखिए, और मैं भी शेयर करूँगा। ऑडियंस के लिए एक ऐसे मोटिवेशनल कुछ बोलिए जो लोग मोटिवेट हो उसे सुन के। बेल्ट बांध लो और निकल जाओ अपनी जर्नी पे,
मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बेल्ट बांधो, मतलब बेल्ट बांधना तो एक वो सिंबॉलिक वर्ड है, लेकिन ये तैयारी करो, निकल जाओ। आप पढ़ाई कर रहे हो तो तैयारी करो, आप करियर बना रहे हो तो तैयारी करो, और फिर उसके साथ में ऐड ऑन कर दो थोड़ी सी समझदारी, बस फिनिश। थैंक यू सो मच सर, Thank बहुत you. अच्छा लगा आपसे बात Thank you. करके। थैंक यू।